स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में फाइनल ट्रेड। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में पांशु भंडारी। एक्शन बाजार में आपको भरपूर होते हुए दिख रहा है। कल की सुस्ती के बाद आज सुबह बाजार सुस्त खुले, बट उसके बाद बढ़िया रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। निचले स्तरों से शानदार रिकवरी निफ्टी में आई है, अब सपाट हो गया है निफ्टी। बैंक निफ्टी पे भी निचले स्तरों पर आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। सेंसेक्स भी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप तो सुबह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है। तो क्या इस रिकवरी के साथ बाजार अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने के लिए है तैयार? आखिरी 1.5 घंटा कहां हो सकता है एक्शन, आपको कहां पर रखनी है इस समय बाजार ट्रेड करे, तो यहां से कैसी रहेगी चाल? ढेरों सवाल हैं, जवाब देंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। सबसे पहले तो आइए इस समय की जो बड़ी बातें क्या है वो जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बढ़िया रिकवरी के साथ वापस 18,750 पर आ गया है निफ्टी, जहां कल बंद हुआ था उन्हीं लेवल्स के आसपास इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी भी नीचे से 200 अंक संभलकर अब 43,500 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। रिकवरी कहां पर है? बैंक्स में तो हल्की रिकवरी आई है, बट मेटल्स, आईटी और रियल एस्टेट, यहां से आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, स्पेशली आईटी में जो अच्छी खरीदारी आ रही है। मिड और स्मॉल कैप्स सुबह से अच्छी खरीदारी बनी हुई थी, वो अभी भी बनी हुई है, तो वहां से सहारा है बाजार को। अमेरिकी फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर। सुबह 130-140 अंक नीचे थे, वहां से अगर देखें तो अभी करीब 100 अंक नीचे अभी भी हैं डाउ फ्यूचर्स। देखते हैं 3 दिन की छुट्टी के बाद आज यहां पर कैसा एक्शन होगा। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको आधे % की गिरावट दिखा रही है। यूरोप का बाजार ठीक ठाक है, कल यहां पर थोड़ी कमजोरी हमने देखी थी। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली आपको सुधरते हुए दिख रहा है। 1 बजे के आसपास से जो बाजार में रिकवरी शुरू हुई थी वो रंग ला रही है। इस समय डेज हाई पर बाजार ट्रेड भी कर रहे हैं। अब यही देखना है कि ये कितनी सस्टेनेबल है। मेटल से तो अच्छा एक्शन आ रहा है, रियल एस्टेट से अच्छा एक्शन आ रहा है, आईटी से अच्छा एक्शन आ रहा है। ऑटो काउंटर्स पर रखिए नजर। ऑटोज में भी आपको बढ़िया खरीदारी बनती हुई दिख रही है। टेलीकॉम स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में दिख रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप्स भी आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। वीकनेस अभी भी है। बैंक्स उतने नहीं सुधरे जितना बाकी सेक्टर्स में सुधार आया है। बैंक्स की वजह से थोड़ा दबाव अभी भी है, हालांकि निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है, बट प्राइवेट बैंक्स आज भी थोड़ा कमजोर हैं। पूरा बैंक निफ्टी कमजोर है। एफएमसीजी में थोड़ा दबाव है। फार्मा शेयर्स में भी आज थोड़ा दबाव आपको बनते हुए दिख रहा है। तो यह है बाजार की ब्रेथ इस समय। स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन यहां पर भी आपको बनते हुए दिखा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स लगातार एक्शन में आज भी लीडरशिप दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स आपको फ्रेश 7 साल की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है, अब 600 की तरफ इसने नजर बनाई है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक बार फिर से रोटेशन के बाद खरीदारी हो रही है। कुछ बढ़िया कमेंट्री भी आई है कुछ रियल एस्टेट कंपनीज की, कुछ और इन्वेस्टर मीटिंग्स भी होने वाली आने वाले समय में। तो अच्छा बुलिश आउटलुक रियल एस्टेट में तो बन रहा है और उसकी तरफ से भी बाजार को सहारा बना हुआ है। देखते हैं थ्रू द डे कैसा एक्शन रहेगा। स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हैं तैयार। आइए उससे पहले कुशल और अरमान दोनों से करते हैं बातचीत और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए और साथ ही आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिहाज से आज इंपॉर्टेंट है यूएस का जो डेटा आने वाला है। एक तो मई महीने का हाउसिंग स्टार्ट्स और साथ ही यूएस के लिहाज से फेड मेंबर्स बुलार्ड और विलियम्स ये एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ये नहीं, कल के दिन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में जो है सेलिब्रेशंस को लीड करते हुए दिखेंगे। साथ ही ओबरॉय रियल्टी और पॉलीकैब इंडिया ये फाइनल डिविडेंड और जो ऐलान किया था इन्होंने, उसकी एक्स डेट है। एक्स डेट के लिहाज से इंडिया मार्ट इंटरमेश का बोनस शेयर जो जारी किया था वो भी इसकी एग्जिट होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब यूएस कांग्रेस में बयान देते हुए नजर आएंगे। मई महीने का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा यूके का, इस पर भी आपको फोकस करना है। जहां तक 22 जून गुरुवार का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए दिखेंगे, तो यहां पर फोकस रखिए। साथ ही विप्रो का बायबैक ये 22 तारीख को खुलेगा, 29 जून तक ये बायबैक खुला रहेगा। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक किया जाएगा। एनआईटी लिमिटेड ये ट्रांसफर होगा ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा टाटा स्टील का काउंटर। साथ ही 22 जून को चीन और हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आने वाली है यूके की। और जून महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा यूरोप के लिहाज से ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये कल जो जेरोमी पावेल साहब बयान देने वाले हैं अमेरिका की संसद में, क्या बोलेंगे? मतलब क्या, किस टॉपिक में, मतलब एग्जैक्टली वैसे ही खाली इकोनॉमी का हाल बताएंगे या कोई विशेष विशेष टॉपिक? नहीं, वो सब रेगुलर होता है। वो कांग्रेस के सामने आके बयान देखते हैं तो इकोनॉमी पे, रेट्स पे आपने ये मतलब किया, स्थिति बताएंगे अभी क्या सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है। ओके, वो कांग्रेस के सामने गवाही देनी होती है। झटका उटका लगाने जैसा कुछ नहीं है। नहीं, वहां पर तो सब बस टेस्टिमोनी। हाँ, बट वही है कि कितना अग्रेसिव वो रेट्स पर रहते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे कि अब जॉबलेस क्लेम्स आपके बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी अब वापस आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे? तो मैं शपथ लेता हूँ टाइप से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सीन है।
ठीक है, चलो बाकी और तो 22 जून को आपने छुट्टी रखी है चीन और हांगकांग में, किस वजह से? सर ड्रैगन बोट फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करेंगे। ड्रैगन बोट फेस्टिवल, उनके एक एंशिएंट पोएट थे, तो उनकी कॉमेमोरेशन पर ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, उसमें क्या होता है, क्या क्या करते हैं? बोट रेस अब पता चला मैं आप नहीं तैयारी करके आए थे। इस बार क्रेडिट देना पड़ेगा, तैयारी करके आए। फर्स्ट लेयर की तैयारी थी वो, फर्स्ट लेयर के बाद ही दूसरा क्वेश्चन है क्या, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो ऐसा है कि अब आगे से नहीं पूछूंगा, क्योंकि पूछा तो पता चला बाकी रिसर्च छोड़ के ही नहीं बोले हॉलीडे वाली रिसर्च कर लो, स्टेटमेंट वाली रिसर्च कर लो, बाकी स्टॉक की तो बाद में भी हो जाएगी। चलो ठीक है, हो गया। सच में बोट रेस होती है? अच्छा, बोट रेस होती है? होती है। अच्छा, नौका दौड़, चलो बढ़िया है। तो उसके लिए छुट्टी? उसके लिए छुट्टी 2 दिन। सही है यार, इनका चीन वाले ऐसा कितनी होता है बनाते ना, हैं? सबसे ज्यादा वही बनाते सबसे ज्यादा वही बनाते हैं, और बल्क में आती है उनकी। 7 दिन के लिए एक बार हो गए, 2-3 दिन के लिए एक बार हो गए, 8-10 दिन की छुट्टी कर 8-10 दिन लेते की हो हैं। जाती है। हाँ। गजब है भाई साहब, ये तो कोई सीख ही नहीं रहा उनसे। ओके जी, चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट अरमान है सर, अरमान बताएं खबरें। जी, कुछ खबरें हैं जिसमें सबसे पहले एनबीसीसी, इनको लगभग अगर आप देखें 50 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। ये अगर आप देखें जवाहर नवोदय विद्यालय जो समिति है उनसे जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पे सबमरीन केबल लैंडिंग लाइसेंस पर ट्राई की जो है सिफारिश जारी हुई है। एविएशन और उससे रिलेटेड स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ अपडेट देते हुए दिखे हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन हब बनाएंगे, और उसी के साथ साथ जो है 2030 तक लगभग 380 विमान का जो है ऑर्डर पाइपलाइन में है। इन्फोसिस एटीपी के साथ इन्होंने करार किया है, और करार कार्बन ट्रैकर लॉन्च करने के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। ओरियन प्रोसोल, यहाँ पर बात करें तो प्रेफरेंशियल आधार पर शेयर वारंट जारी करने के लिए लगभग 70 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और कुछ डील्स हैं जिसमें टिमकन इंडिया 9.6% इक्विटी, जबकि जो कि 72 लाख शेयर्स, और अंत में बीईएल जहाँ पे 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए। ओके, ये है सारी की सारी खबरें जिन पर आज बाजार खुलने के बाद का रहा एक्शन, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी थी। अरमान, इतनी मिली बस? जी सर। बस यस। या कि ऐसा नहीं आप आज 1.5-2 घंटा लंच पे चले गए, पीछे खबरें आके चली गई? नहीं सर। नहीं? अच्छा, किसी को पीछे रख के गए थे? यस सर। अच्छा, तो अरमान एक्सेप्ट करा, 2 घंटे तो गया था। ओके, चलिए, तो 11 से 2 तक लंच करने के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देख लेते हैं लंबा लंच किस किस ने किया है। शक्ल से तो कुणाल जी का और राकेश जी का तो दिख रहा है, सुमित जी भी सुस्त अवस्था में ही पाए गए हैं, वागले साहब और हिमांशु जी भी सुबह थे, तो बिल्कुल आराम करने के मूड में सारे के सारे हैं। बाजार जरूर आराम करके थोड़ा सा वापस से रिकवरी के मूड में आ रहा है। निफ्टी हरे निशान में पहुंचने के लिए तैयार, 18,750 के आसपास। सेंसेक्स महज 75 अंक नीचे बचाया, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रिकवरी तो आई है, अब 43,500 के आसपास और थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीचे से रिकवरी कितनी हुई है वो जरा देख लीजिए, 660 से 750 के आसपास, लगभग 90-100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आपको नजर आएगी, और बैंक निफ्टी 350 से 550 लगभग 200 अंक रिकवर होता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आएगी। आइए क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं वागले साहब के बिगुल के साथ, वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मैं जो स्टॉक कवर करने वाला हूँ, नॉर्मली ये कवर करने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ये मार्केट टॉप पे अगर ये आता है तो ये रिवर्सल भी होता है। स्टॉक का नाम है HCL टेक, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि HCL टेक आज एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से निकला है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और ये अगर 1160, अभी 1164 है, 1160 के ऊपर सस्टेन कर गया आज के दिन, तो अगले 2 से 3 दिन में ये 1200-1220 तक जा सकता है। तो मैं ये पैटर्न प्रीएम कर रहा हूँ। 1164 के करंट भाव से 1160 की रेंज में बाय करें। 1155 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1200 से 1210 तक 1 से 2 दिनों का व्यू है। आईटी की तरफ से आज रिकवरी में पूरा योगदान रहा है, और HCL टेक इस समय अच्छा भी एक्शन में है, करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी।
दीप, मेरा भी स्टॉक आईटी सेक्टर से ही है और आईटी का दिग्गज इन्फोसिस पर मुझे खरीदारी करनी है। चार्ट फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर मैं भी एक ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का इन्फोसिस का फ्यूचर्स अगर आज 1300 रुपए के ऊपर बंद होने में कामयाब रहता है तो यहाँ पर 1320 से 1325 रुपए तक का मूव आज या कल तक ही देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स 1302 1303 के हैं। 1294 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट 1322 रुपए, दूसरा टारगेट 1330 रुपए। 1330 दो हैं टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी इन्फोसिस में। यह है राय आपके लिए। हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है 1294 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। सुबह कुणाल जी राकेश जी ने टेक महिंद्रा खरीदारी करने की भी राय दी थी। आईटी शेयरों में एक्शन बेहतरीन और मजबूती का आपको बनता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छी खरीदारी यहाँ पर होती दिख रही है। टीसीएस की भी बात कर कल रहे आशु जी टीसीएस की भी बात कर रहे थे। टीसीएस की बात और भी किसी ने की थी जिससे आशु जी प्रसन्न हुए थे। मेरे ख्याल से कुणाल जी राकेश जी ने की थी, किसी ने तो की थी। बट एनीवे मजबूती वाला माहौल आपको आईटी शेयर में, आशु जी का भी था, टीसीएस बिल्कुल था। तो ये है सारा आईटी संभाल रहा है सर आज बाजार। आईटी संभाल रहा है। टेक महिंद्रा कल सुमित जी ने भी तो क्लोजिंग शो में 1094। सुमित जी भूल गए आप देकर? नहीं अनिल जी, मुझे याद है, मैं देख रहा था कि आप मेरे पास आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अच्छा, आप मेरा टेस्ट ले रहे हो? हमें टेस्ट कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? टेस्ट नहीं कर रहा। ये देख लो, ये कोशिश कभी बीच में एक दो बार कभी ये बंसल जी ने की। बंसल जी का हाल देखो आप। आप ये सोचो भी मत। जी सर, मेरे तो जहन में भी नहीं है ये बात। हाँ बिल्कुल, ये वेरी नाइस बताइए सर टेक महिंद्रा। अनिल जी देखिए, कल लग रहा था चार्ट्स पे देख के कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो टेक महिंद्रा के अंदर ब्रेकआउट है। आज ये ऊपर का मूव कंटिन्यू कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से मेरे को लग रहा है कि 1120 1130 तक के लेवल तो इमीडिएटली देखने को मिलना ही चाहिए। और जैसे ही 1130 का लेवल ऊपर में ब्रेक होता है तो एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। अभी ऊपर का मूव और बनेगा इसके अंदर। तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा पर राय। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। आइए बढ़ते आगे और फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे संवाददाता अनुवेश रथ हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अनुवेश, स्वागत है आपका। बताएं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? जी, हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत इजिप्ट को HAL का जो Mark 1 LCA एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, वो दे सकता है। जब पिछली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं वो हिंदुस्तान आए थे 26 जनवरी के टाइम पे, वो भारत के राजकीय मेहमान थे। उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी HAL के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए। तब भारत ने 70 एयरक्राफ्ट की एक फ्लीट की पेशकश की थी कि आप हमसे 70 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं। पर अभी जो हमारे सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि 20 एयरक्राफ्ट भारत मिस्र को दे सकता है, इजिप्ट को दे सकता है, जिसकी कुल कीमत लगभग 840 मिलियन US डॉलर्स बताई जा रही है। और अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी US के रास्ते में हैं और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे और उनके इजिप्ट के दौरे के दौरान कायरो में इसके ऊपर समझौता होने की बहुत उम्मीद बताई जा रही है। ओके, तो HAL के लिए है बड़ी खबर और इस खबर में कहा जा रहा है कि मिस्र को भारत की तरफ से कुछ विमान दिए जाने की खबर। ये नई चीज है। अब तक तो हम यूएस पे फोकस कर रहे थे। करेक्ट। यूएस के बाद अब यहाँ पर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेचने पर चर्चा हो रही है। 20 ऐसे जेट फाइटर्स मिस्र को बेचे जा सकते हैं और अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मिस्र जाएंगे और मिस्र जब जाएंगे तो वहाँ पर इस पर बातचीत हो सकती है और पीएम मोदी वहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति से इस पर चर्चा करेंगे। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है। तो अब तक अमेरिका के आगे भी HAL के लिए ढेर सारी खबरें आती दिख रही है। तो बड़ी खबर है। ऑलरेडी वो जी का करार होने वाला है। हमने यही स्टोरी करी थी बिल्कुल हफ्ते 10 दिन पहले। हाँ, तो डिफेंस से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें आपके लिए अनुवेश लेकर आते हैं और बहुत ही गहरी पकड़ पूरे सेक्टर पर रखते हैं। तो इस वक्त अनुवेश की तरफ से आती दिख रही है। और पहले भी आपने देखा 5 मझगांव डॉक से रिलेटेड भी जो उन्होंने खबर दी कि किस तरह से सबमरीन बनाए जा रहे हैं, वो खबर भी एकदम सही साबित होती है। और अब ये देखिए एक और HAL की दूसरी खबर है जो अनुवेश की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस पर करिए फोकस। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में स्टॉक, इसलिए मैं राय नहीं ले रहा अभी हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन स्टॉक में ये एक बड़ा एक्शन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है। राकेश जी तो पहले से तैयार थे,
कुणाल जी नहीं थे, इसलिए राकेश जी कर रहे थे इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज को हाईलाइट करा कि कुणाल जी लेट आए हैं। रोज चाह रहा हूँ कि आप बोलें, आज दिल की चाहत पूरी होगी। अब लग रहा है कि कुछ और बड़ा चाह लिया होता, कि छोटी सी चाहत में क्यों लग गया मैं अनिल जी। मैंने कोई आपके प्रति सहानुभूति रखते हुए ऐसा नहीं बोला। मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि कभी कभी मैं आप लोगों के पास आने में लेट हो जाता हूँ, तो आप बहुत बोलते हो कि अनिल जी लेट हो गए, स्टॉक भाग गए। आज तक बंसल जी आपने कभी ये नहीं बोला कि कुणाल जी लेट आए उसकी वजह से स्टॉक भाग गया, गिर गया। हाँ, ये तो कभी बोला नहीं। सारा दोष हमारे ऊपर ही आता है बंसल जी। नहीं अनिल जी, दोष तो कभी दिया नहीं अनिल जी। अनिल जी जो चार्ट कॉर्नर पिक है ऑलरेडी बागले जी ने लिया है, और आप अनिल जी मोस्ट टाइम कॉल को रिपीट नहीं करते हैं, बट कन्विक्शन हाई है और पूरी जिम्मेवारी लेते हैं अनिल जी और कुणाल जी। और ये कॉल समर्पित है अनिल जी, जिस अंदाज में बागले जी आफ्टरनून में आके गुड आफ्टरनून करते हैं ना आपको, डीप को मतलब कि दिल प्रसन्न हो जाता है। एक अलग ही स्टाइल है बागले जी का, आफ्टरनून में आके जिस दोपहर के शो में जिस तरीके से गुड आफ्टरनून करते हैं, दिन बन जाता है सुन के। तो बागले जी जब आप गुड आफ्टरनून करें तो मेरे और कुणाल जी को भी ऐड कर लिया कीजिए, सुन के बहुत अच्छा लगता है। और अनिल जी कॉल वही है, HCL टेक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, मच अवेटेड ब्रेकआउट है अनिल जी, और 2 प्रीवियस टॉप्स है उसको निकाला है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 2 से 3 दिन में 1210 1215 के भाव यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरवेट खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, HCL टेक में एक बड़ा ब्रेकआउट है। कल मैंने और राकेश जी ने टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय दी, और आज HCL टेक में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्लो मूविंग काउंटर ये रहा है, लेकिन हमने नीचे के लेवल से लगातार इसमें खरीदारी की राय दी और हर बार हमारा लक्ष्य हासिल हुआ। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 1152 रुपए पर, 1152 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1185 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1200 रुपए का। और अनिल जी अब देखिए, बंसल जी ने मेरी कंप्लेन एक छोटी सी कर दी है, तो अनिल जी एक छोटी कंप्लेन बंसल जी की भी मेरे मन में है। हाँ बताइए। आप कहें तो अनिल जी कर दूं आपसे। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर छोटी छोटी कंप्लेन, कोई बड़ी वाली करो, मजा है जिसमें। मौका ही मिल रहा है, बड़ी वाली करो। अनिल जी मजा तो इसमें भी आएगा ही आपको। अच्छा फिर ठीक है, आने दो। अनिल जी मजा तो आप ले ही लेंगे। बिल्कुल सर, बताइए। अनिल जी देखिए, आजकल बंसल जी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में लगे हुए हैं। वेरी नाइस। आज अनिल जी सवेरे हमारे जैन साहब के प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि जैन साहब की कॉल्स बहुत सफल होती है। जिंदल स्टील की बात कर रहे थे। yes. अभी वागले जी की बात कर रहे थे। हाँ। अनिल जी लेकिन जो हमारी कॉल सक्सेसफुल हो रही हैं, हाँ। जिसका क्रेडिट लेने का पूरा एकाधिकार हमारे बंसल जी का है। हाँ। इनको स्वतंत्र प्रभार सौंपा हुआ है अनिल जी। हाँ। कि जो भी कॉल चले उसका क्रेडिट ले लिया करें। अच्छा। लेकिन अनिल जी हमारी किसी भी कॉल का इन्होंने अभी कल और आज में जो कॉल्स चली हैं, किसी का भी क्रेडिट नहीं लिया। LIC चल गई है अनिल जी। आज सवेरे HDFC लाइफ मैंने दी थी, वो चल गई है। PTC इंडिया कल दी थी अनिल जी, वो भी चल गई। किसी का क्रेडिट नहीं लिया अनिल। सो सैड। छोड़ो, आप मेरे को दे दो क्रेडिट, जाने दो। ले ही नहीं रहे कोई आदमी, तैयार नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं ले लेता हूँ। तैयार। बहुत बहुत बधाई कुणाल जी, राकेश जी, बहुत ही बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात, इस ढीले ढाले बाजार में अच्छे कॉल एकदम मजबूत आते दिख रहे हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई जी। आइए, सुमित जी की तरफ से भी कॉल है तैयार। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 201 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है PFC। PFC के अंदर अब मोमेंटम बन रहा है। PFC वैसे भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। पिछले 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड दिखाने के बाद पॉज लिया है, और ये पॉज के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। PFC के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहां पे CMP पर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक अब यहां से वापस एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 196 195 क्या है, तो 196 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के PFC में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 206 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 210 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 196 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 206 210 के टारगेट्स की। 206 और 210 के टारगेट की खरीदारी करें। PFC
इस पर भी रखनी है नजर। तो चलिए, एक राउंड ऑफ कॉल्स आ गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। बाजार की रिकवरी में आपको बढ़िया मौके भी मिल गए। निफ्टी बस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, 3 पॉइंट दूर है, अभी अभी बस पॉजिटिव टेरिटरी इसने टच करी थी। तो आ रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अब बस 100 पॉइंट ही नीचे। तो फ्रेश मूवमेंट आपको बाजार के कई सारे काउंटर्स में आते हुए दिख रहा है। ऑटोज की बात निकली, एक दो ऑटो स्टॉक्स पर अभी भी रखिए नजर, अच्छी मूव आ रही है। एक्साइड, जरा इस पर रखिए नजर, 3% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वागिल साहब, एक बार एक्साइड का चार्ट देखिए सर, अच्छी मूव है ऑटोज की तरफ से। एनीवे आज बढ़िया पार्टिसिपेशन है सर। दीपांशु, आई थिंक आपको बिगुल ही बजवाना पड़ेगा। आइए बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताया सर। दीपांशु, आपने पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी प्रशंसा करूंगा, सब लोग बाकी सब लोगों की करते हैं। आप कुछ कुछ स्टॉक्स जो स्पॉट करते हो, और ये अनिल जी के लिए है, मतलब आप दोनों टेक्निकल जानते हो ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि एक्साइड ने हाँ अच्छा, एक हाँ, दो चीज है। पहली चीज तो आप थोड़ी प्रशंसा करोगे, हाँ, अगर आप ज्यादा भी करेंगे तो दीप नाराज नहीं होंगे, पहले तो मैं बता दूं। आप थोड़ी बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि करेक्ट, जो आप कह रहे हैं कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा टेक्निकल जाने हैं, दीप इनको बताना भी मत कि हमको नहीं आता टेक्निकल। करेक्ट, नहीं मैं तो मानूंगा, हम मैं तो दोनों को मानता आता हूं, है, हम दोनों को आता सब है। आता हाँ, यही हाँ, हमको आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, बताएं वागले साहब जी। नहीं, लेकिन अनिल जी, मेरी कंप्लेंट ये है कि हम जी। स्पॉट करने के पहले आप लोग स्पॉट करते हो, ये गलत है। हमको हाँ। अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। ये बात ये मेरी कंप्लेंट है। कोशिश बहुत करते हैं कि हम काम नहीं, धीमे से धीमे मैं- करें, आज का काम कल पे टालें, कल का परसों पे, लेकिन फिर भी कुछ हो ही कुछ जाता ना है, कुछ हो ही जाता है, फिर करना भी। पड़ता है। जी सर। नहीं, लेकिन सही बात है, एक्साइड 220 के पार निकलते ही मैंने मेरे इसमें सॉफ्टवेयर में अलर्ट डाल के रखा था। वो जैसे ही अलर्ट आया उतने में दीप ने सवाल पूछा, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और क्योंकि एक्साइड ने एक वीकली टॉप क्लियर किया है, एक राउंडिंग बॉटम बना है, या 220 के ऊपर आज अगर सस्टेन करता है तो 7, 8, 10, 12% की मूव अगले 2 से 3 दिनों में आ सकती है। सारे मतलब चांसेस है कि ये 250 तक जाने के लिए तैयार है पोजिशनली। तो यहाँ पर एंटर करें। आपका 215 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका पहला टारगेट 230, 235 अगर आज या कल सुबह तक का व्यू है, और पोजिशनल 3 से 4 का मेरा 245 टू 250 का टारगेट। तो वागले साहब, इसमें दो चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपसे पहले कर लेते हैं। उसमें एक बड़ा फ़र्क है, और वो मैं हमारे दर्शकों को बताना और समझाना भी चाहता हूँ। हमें क्या करना है, हमें किसी स्टॉक में मूवमेंट आया, प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन हुआ, हमें तो सीधा मुंह उठा के सवाल पूछना है। वागले साहब, चार्ट देखिए। यस, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखना, आपको उसमें चार्ट भी देखना है। चार्ट पे सिग्नल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है या कहीं रुकावट के लेवल के आसपास पहुंचा हुआ है। तो आपको 3 कदम आगे बढ़ के काम करना है, इसलिए आपको समय लगता है, और वही फर्क है। बाकी तो आइडेंटिफाई करने में तो आप हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे अगर सिर्फ यही करेंगे तो। इसलिए वागले साहब, ये बिल्कुल भी कंपैरिजन वाला मामला नहीं है। हमें सिर्फ मूवमेंट देके तुरंत सवाल पूछना है। Exactly. सवाल पूछने में क्या है, बाकी फैक्टर्स हमें नहीं देखने होते। मेहनत तो जवाब देने में है। Exactly. और फिर भी आपको लगता है दीप ज्यादा ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, आप कहे तो बताऊं। अनिल जी, दीप को छुट्टी दे दीजिए थोड़े दिन के लिए। नहीं, छुट्टी सर, छुट्टी तो ले मैं जाऊंगा ना, ये क्यों जाएंगे। दीप, आपके लिए दो पंक्तियां मैं पेश करना चाहूँ जी। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। जल्दी क्या है, आराम से करो। ब्रेकआउट धीमे धीमे आराम से पकड़ो। बाकी साहब, आप ठीक है। अनिल जी, दीप को ये कंडीशन पे छुट्टी दी जाए कि वो 2 के 4 रात करके आए। देखो, आज तक भगवान झूठ ना बुलाए, अपने कभी किसी को गलत एडवाइस की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं रियल एस्टेट शेयरों पर। उसमें से एक स्टॉक है जो है सुर्खियों में, ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर जबरदस्त और तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद जताई, और कुछ बहुत ही बुलिश और जबरदस्त लाइन उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखी है। क्या कुछ लिखा है और कितना कॉन्फिडेंट है ओबेरॉय रियल्टी का मैनेजमेंट रियल एस्टेट मार्केट को लेकर, अरमान हमारे साथ है सारी डिटेल्स लेकर। अरमान, बताइए। बिल्कुल सर,
अगर आप मैनेजमेंट को देखें काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और मैं आपको डेटा भी बताऊंगा इसका कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इतना काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एक तो जो सबसे पहले अगर आप देखें मैनेजमेंट डिस्कशन में एक लाइन वो लिख रहे थे कि मुंबई रियल इस्टेट जो मार्केट है वो अब बड़ी तेजी जो है यहाँ पर बड़ी तेजी आने वाली है। आपको बता दूं मैं, अगर पिछली बार जो पिछले साल की जो एनुअल रिपोर्ट थी वहां पर उन्होंने लिखा था कि एक बड़ी तेजी के कगार पर है, और अब वो उसको एक एडवांस ले रहे हैं कि यहाँ पर अब बड़ी तेजी तो आ चुकी है और अब यहाँ से और ज्यादा जो है बड़ी तेजी आने वाली है। उन्होंने रीजन भी बताया है उसका कि नया कोस्टल रोड देख लीजिए, मेट्रो रेल देख लीजिए, या फिर ट्रांस हार्बर लिंक जो है, इसके चलते आसपास के जो मुंबई के इलाकों में जो माइक्रो मार्केट है उसमें काफी बढ़िया तेजी आने वाली है। और जैसा कि लगातार बात चल रही थी कि जो प्रीमियम रेसिडेंशियल मार्केट है, प्रीमियम मार्केट में वो बोल रहे हैं कि तेजी बरकरार है और अभी भी वो काफी रोबस्टनेस देख रहे हैं वहां पर तेजी के साथ साथ। और जो ट्रेवल की डिमांड लगातार चल रही थी वहां पर भी उन्होंने बोला है कि ट्रेवल की डिमांड लगातार अभी भी काफी बढ़िया है और कंटिन्यू जो है वो रहने का अनुमान है। एक जो इनका ओबरॉय में अगर आप देखें इनका बोरीवली में एक मॉल आने वाला है, उस पर भी अपडेट है कि अगर वो देखिए स्काई सिटी मॉल उन्होंने कहा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो भी आ जाएगा। और इसका इंटरेस्टिंग चीज अगर आप यहाँ पर इसलिए देखें कि ये वाली जो कमेंट्री है ये इतनी बुलिश इसलिए है क्योंकि अगर आप FY11 से मतलब 2011 से अगर जितनी भी एनुअल रिपोर्ट देखें तो ये पहली बार ऐसा होता हुआ दिखा है कि कंपनी जो है लगातार इतनी बुलिश आती हुई जा रही है। नहीं तो फिर हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ही बोलते हैं कि कुछ प्राइस इंक्रीज हम नहीं ले पाए, कुछ कॉस्ट में डिफ्लेक्शन हुआ, पर ये पहली बार उन्होंने ऐसी चीज यूज करी है कि मुंबई रियल एस्टेट एक तो जो उन्होंने पिछले साल बोला था कि एक बहुत बड़ी तेजी के कगार पर है, और अब ये बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में यहाँ पर काफी बड़ी तेजी जो है वो होने वाली है। बड़ी तेजी की उम्मीद में है मुंबई का ओबेरॉय रियल्टी, और लगातार कई सालों के बाद इतनी तगड़ी उन्होंने आउटलुक दी है अपनी सालाना गाइडेंस में। आइए विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे रियल एस्टेट सेक्टर पर और विशेषकर मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर एक बार राय लें और पूछें क्या है पसंद है। चोपड़ा साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बताएं। सर देखिए, मेरा एक बात बहुत स्ट्रांगली मैं मानता हूं और आई थिंक पिछले कुछ महीनों से कह रहा हूं जब से लास्ट टू लास्ट क्रेडिट पॉलिसी आई थी और शक्तिकांता दास जी ने जो ब्याज बढ़ाने का जो सिलसिला था वो रोक दिया था। इस बार भी क्रेडिट पॉलिसी में ऐसा ही हुआ और जब ऐसा होता है तो हम ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब आने वाली क्रेडिट पॉलिसीज में संभावना अच्छी है कि जो रेट्स हैं वो कम किए जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटो देखिए या रियल एस्टेट देखिए, जो भी रियल एस्टेट बिकता है मेजरली अगर आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो वो 80% 70% लोन पे बिकता है। कैश डाउन बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जहाँ पर इतना बड़ा हिस्सा लोन पे डिपेंडेंट है तो लोन के रेट्स जैसे ही नीचे आएंगे तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जहाँ पर 6.5-7% के करीब होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स थे वो 9 के ऊपर अभी चल रहे हैं। और जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जो चक्रवर्ती ब्याज लगता है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे रियल एस्टेट में ओवरऑल रियलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। अजमेरा रियलिटी भी एक कंपनी है जो कि बॉम्बे में एग्जिस्ट करती है, तो अजमेरा में भी मुझे लगता है कि एक्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो हम ऑलरेडी एक्शन देख चुके हैं वो है लोधा डेवलपर्स। लोधा डेवलपर्स अभी मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से इसका नाम आता है। तो लोधा डेवलपर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया और इसमें एक बड़ा अच्छा तेजी देखने को मिला। लगभग 350 रुपए से हमने देखा 700 के स्तर तक डबल हुआ ये स्टॉक। मगर अगर गिरावट में मिलता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक्स जो काफ़ी चल चुके हैं, अगर आपको गिरावट में मिलते हैं, लोधा डेवलपर्स कहीं भी अराउंड 540 520 के लगभग मिलता है, बहुत ही अच्छा बाय है। इसी प्रकार से ओवरऑल रियलिटी थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तो आइडियल बाइंग अगर आप मेरे से पूछें ओवरऑल रियलिटी की, वो करीब 930 920 930 के लगभग है। तो निश्चित रूप से अच्छी कंपनीज हैं। बॉम्बे रियल एस्टेट क्या मुझे लगता है पूरे देश में जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, DLF है, प्रेस्टीज है, ब्रिगेड है, तो ये अच्छा कोल्टे पाटिल है जो प्राइमरली पुणे में काम करती है। तो जितने भी अच्छे रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं सबको फायदा पहुंचेगा आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ आने शुरू हुए तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों तक रियल एस्टेट अच्छा रहना चाहिए। ओके, रियल एस्टेट में रहेगी तेजी आने वाले कुछ सालों में, ऐसा मानना है।
चोपड़ा साहब का, और चोपड़ा साहब के मानते ही निफ्टी भी मान गया है हरे निशान में आने के लिए। अब 6 पॉइंट सही है हरे निशान में, और बैंक निफ्टी भी धीमे धीमे अपनी मजबूती बेहतर करता हुआ दिखा रहा है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब डाउ ने इनकार किया है तेजी करने से। अभी भी डाउ फ्यूचर्स 140 अंक नीचे ही आपको ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर खरीदारी आपको होती दिखेगी। ऐसे में वक्त है नितिन जी से मुलाकात करने का। फोन लाइन पर है हमारे साथ निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी फरमाए सर। अनिल जी, यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेंगे 18,750 की, जो 77 में मिल रही है। 18,750 की कॉल ऑप्शन 77, जिसका स्टॉप लॉस होगा 45 और टारगेट होंगे 120। व्यू पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी इस वीक में, क्योंकि 2 दिन मार्केट की शॉर्ट कवरिंग आएगी इस वीक में, क्योंकि 2 दिन मार्केट में मंदी रही है और आज नीचे से कवरिंग आ रही है, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो हम निफ्टी की कॉल ऑप्शन लेंगे 18,750, 76, 77, स्टॉप लॉस 40, टारगेट 120। निफ्टी पर खरीदारी करने की राय, लेकिन बैंक निफ्टी पर कोई व्यू है या अभी थोड़ा वेट एंड वॉच इंतजार? निफ्टी भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है अनिल जी। 43,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 202 प्राइस चल रहा है, 140 का स्टॉप लॉस और टारगेट 320। ओके, क्या बात है, दोनों पर कोई खरीदारी की राय। चलिए बैंक निफ्टी भी मैंने पूछा तो नितिन जी बता ही दिया, 43,575 के 80 के आसपास है। यहाँ पर भी 43,600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 43,600 का कॉल ऑप्शन नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी का भी 43,600 का कॉल ऑप्शन 202 में लेना है, और 140 का स्टॉप लॉस 320 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। कॉल ऑप्शन भी आपके लिए बैंक निफ्टी का ये नितिन जी की तरफ से आए। 2:30 बजे की स्टडी तैयार है, लेकिन उसमें लगेगा थोड़ा सा लंबा वक्त। उससे पहले सुमित जी से एक बार उनकी कॉल ले ली जाए। मेरी तो स्टडी बाद में भी आ जाएगी। ये अगर सैरी साहब होता है तो होते ही ना 5-7 मिनट लग जाते, तो पहले सुमित जी तो 1 मिनट में हो जाएगी। नहीं, कितना भी ले सुमित जी, कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना भी ले, लेकिन पहले सुमित जी। चलिए बिल्कुल। जी सुमित जी, टेक योर ओन स्वीट टाइम। नहीं अनिल जी, मैं फटाफट कर दूंगा, और वैसे भी मेरा अनिल जी स्पीड थोड़ा ज्यादा ही है, तो फटाफट खत्म होता है। अच्छा, बिल्कुल, तो फिर हमने दबाव बनाया वो सही बनाया एकदम जी। बताएं सर। तो अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 32 रुपए 40 पैसे, 32 रुपए 50 पैसे, 32.40, 32.50 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसका सिंबल है MMTC। MMTC के अंदर अब यहाँ पे खरीदारी करें। ये स्टॉक यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर 10%, 20% ऐसा मूव दिखाने वाला है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बढ़िया बैठ रहा है। MMTC के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 31 रुपया 25 पैसा ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 31 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें MMTC। 5 से 7 दिनों का या 10 दिनों का व्यू ले, बहुत जल्दी है यहाँ से बढ़िया मूव दिखाएगा। 35 रुपए का इसका पहला टारगेट, 38 रुपए का इसका दूसरा टारगेट। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, पोजिशन टारगेट इसके और भी ऊपर के होंगे। मात्र 31 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 35 और 38 के टारगेट के लिए। 35 और 38 के टारगेट के लिए MMTC इस पर रखे नजर। पहले भी सुमित जी के रेडार पर था ये काउंटर। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटजी। अनिल जी, जबरदस्त रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी, जब मैंने स्ट्रैटेजी का बिगुल बोला तब से अब तक 40 पॉइंट रिकवर हो गया, पॉजिटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी आ गया। निफ्टी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख गया है। अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 90 अंकों की आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। S&P 500 फ्यूचर्स भी आपको एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हल्की बढ़त के साथ, बट बाकी दोनों फ्यूचर्स में तो आपको गिरावट ही ट्रेड आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया रिकवरी आई है हमारे दोनों फ्रंटलाइन इंडिसेस में सर। यूरोप के बाजार आज थोड़े मिले जुले हैं। एशिया में तो आज हमने थ्रू द डे कमजोरी देखी थी। जापान एक रिकवर होकर जरूर बंद हुआ था फ्लैट। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स कुछ ज्यादा खास नहीं है। हमारे बाजार में अच्छी रिकवरी आई है सर, बताएं क्या करना है अब। जी देखिए, 3 दिनों के बाद अब अमेरिका खुलेगा, पता नहीं कि भाई वहाँ पे कैसा ट्रेंड रहेगा। फिलहाल तो कोई संकेत खास अच्छे नहीं है। और अपनी जो सुबह बात हुई थी कि खुलते ही बेचना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर एग्जैक्टली उसके आसपास ही घुमा है। 43,200 से 43,400 खरीदारी की रेंज थी, एग्जैक्टली 43,350 के आसपास से घुमा है। करेक्ट, तो बिल्कुल सही जगह से घुमा है। तो खरीदने के लिए वो जगह वहाँ से लगभग 300 पॉइंट ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी भी 18,660 एकदम सही जगह से घुमा है। 18,635, 660, 690 के नीचे सपोर्ट रेंज में जो आ रहे थे। सो आई थिंक ठीक है। अब आप जिस रेंज में आ रहे हैं वहां पर अब आप कीजिए इंतजार, थोड़ा और इसे ऊपर आने दें। ऊपर में 18,800, 875 की रेंज जो भी आएगी, प्रिफरेबली 825 के आसपास अगर आप बेच पाए, 815, 825 के आसपास वहां प्रॉफिट बुक करिए, फिर इंतजार कीजिए।
अच्छा। ऊपर हाँ ऊपर में 800 875 में जहां भी मौका देख के प्रॉफिट बुक करना है, निफ्टी लगाओ 18 875 की रेंज में वहां प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर, गॉट इट। नीचे में डरना नहीं, ऊपर में ऐसा कूदम कूद नहीं, ओके, प्रॉफिट बुक करो, फ्रेश खरीदारी बाद में वापस नीचे आएगा तब लेंगे। बैंक निफ्टी में जहां तक सवाल है सिंपल, ऊपर में 43,675 छोटा सा लेवल है, वहां भी आप पहुंच जाएंगे। 43,800 से 44,000 की रेंज आएगी, वहां पे मौका देख के प्रॉफिट बुक करना है। ओके, हाँ, तो ऊपर में प्रॉफिट भी बुक करना है और दिक्कत नहीं, अगर 44,000 के आसपास 43,900 के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए तो शॉर्ट भी कर सकते हो। 18,825 875 एक बार निफ्टी मिल जाए शॉर्ट भी कर सकते हो। हाँ दोनों करो, ठीक है। 18,900 का स्टॉप लॉस है, 44,000 का स्टॉप लॉस है, दिक्कत क्या है? ऊपर में दोनों काम करते रहिए। तो ट्रेडिंग वाला मार्केट है, बढ़िया है, अच्छी रिकवरी आ रही है ऊपर की तरफ, थोड़ा हल्के बाजार है, प्रॉफिट भी बुक करिए, वापस शॉर्ट भी करिए, नीचे आए शॉर्ट भी काटिए, वापस लॉन्ग भी करिए, बढ़िया बाजार है, दोनों तरह का मौका मिल रहा है। यस, चलिए बढ़िया है, ठीक है। फ्रेश खरीदारी के लिए अब थोड़ा और रिकवरी का इंतजार करें, बट ऊपर की तरफ शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो बाजार लेवल्स को फॉलो करिए। ये उन लोगों के लिए जो दोनों तरफ का दोनों तरफ से, बाकी जिनको खाली तेजी करना है उनके लिए तो बाय ऑन डिप सही, कोई दिक्कत ही नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो पार्टी चली रही है, जो हम लगातार बोल रहे हैं, तो वहाँ कोई समस्या है नहीं। तो बस ठीक है, बाकी मार्केट एकदम परफेक्ट है। और ये तो होगी बात आपकी। अब डेटा बता दूँ? जी सर, बताइए। खाली स्टडी डेटा तो बताया ही नहीं। 18,700 इसके नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये आप यकीन रख सकते हैं, क्योंकि 1,65,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर पुट में है, तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट वहां पर, इसलिए 18,700 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट का काम करेगा। संभावना इस बात की भी पूरी कि 18,800 के ऊपर आप बंद ना हो। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कूद के भाग रहा है, वैसा भी नहीं, अति उत्साहित भी नहीं होना ऊपर में, ठीक है। तो 18,800 पर 1.25 करोड़ शेयर है, थोड़े कम है लेकिन है। 3 बजे के पहले 18,800 पार करके टिक गए तो फिर 825 875 तक जा सकते हैं, वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करें। नहीं तो आप 18,700 18,800 की रेंज में आज क्लोजिंग देख लेंगे, बस ये सिंपल है। 18,700 के नीचे 3 बजे के पहले जाकर ट्रेड करना शुरू करें तो कमजोरी थोड़ी बढ़ सकती है, तब आपको 18,660 की 635 ये दो सपोर्ट पर फोकस करना है। डेटा ये बता रहे हैं, न 18,800 के ऊपर जाना है, न 18,700 के नीचे आना है। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है, 43,500 मेक और बैक लेवल, 43,400 43,500 करेगा सपोर्ट का काम। 43,500 पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 43,600 से 43,800 सप्लाई जोन है आपके लिए। इस रेंज में आते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 43,800 के ऊपर 3 बजे के पहले निकले तो आप 44,000 तक की जाने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन भी कम करनी चाहिए और शॉर्ट भी करना चाहिए। ये क्रिस्टल क्लियर है, समझ गया। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से इस समय डेटा और मार्केट की पूरी स्ट्रैटेजी आ रही है। बढ़िया रिकवरी हुई है। बैंक्स देखिए पिछले 5-10 मिनट में सारे बैंक शेयर्स में आपको खरीदारी दिखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो सुबह से ही एक्टिव है। कोटक में एक अच्छी रिकवरी आई है। एक्सिस फेडरल भी रिकवर हुए हैं और निचले स्तरों से आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में भी आपने एक्शन बनते हुए देखा है। तो बैंक्स का सहारा इस समय मिला है, बट ऑफ कोर्स आईटी और ऑटोज की लीडरशिप आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और उनका भी करते हैं स्वागत। सुदीप भी गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया एक्शन बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा दिख रहा है, ऑटो काउंटर्स में अच्छी मूव आ रही है, बट कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर इस समय अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जरा इस पर एक बार देखें सुदीप जी। सुबह से बढ़िया मूव आ रही है, डायग्नोस्टिक शेयर्स अच्छे मोमेंटम में, ये स्टॉक गेन्स भी अच्छी दिखा रहे हैं, 5% ऊपर है इस समय सर, जरा बताएं इसके बारे में। गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से हमने ये डायग्नोस्टिक्स शेयर्स में देखा है कि एक अच्छी बाइंग आ रही है, लालपैथ, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, ये सब में एक अच्छा मोमेंटम आया है। और जो हिसाब से आज ही हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 1 मई से लेके आज तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था 1900 से 2070 2080 के बीच में, और कल के 17 में और आज एक अच्छा ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ है। और इसी के साथ स्टॉक ने अपना 200 डीएमए भी क्रॉस कर दिया है, जो कि दिसंबर 2022 के बाद स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बहुत बढ़िया है। और ये सारे जहां पे मोमेंटम होता है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है ये डल मार्केट्स में, तो आने वाले कुछ सत्रों में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी रहेगी। और 2190 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 2280 और 2300 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं मौजूदा भाव से, और एक हल्के से डिप पे भी। तो 2280 2300 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए देख सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स अच्छे मूड में है। मेट्रोपोलिस थायरोकेयर में भी एक्शन है। थायरोकेयर में आज एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, उसको भी अपने रेडार पर रखें। तो ये सारे स्टॉक्स मूव अच्छी कर रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी, एक बार चोपड़ा साहब से इस पर राय लेनी है। चोपड़ा साहब, 10% की मूव आ गई है। एबरडीन ने जो इसका बचा हुआ 10.25% शेयर था, आज एक ही ब्लॉक में पूरा का पूरा सेलिंग कर दी। तो जो एक डर था कि एबरडीन की पीरियोडिकली सेलिंग आ सकती है, वो एक ही बार में आज चला गया। सर राय रखते हैं इस पर कोई?
दीप, एक चीज हम सबको समझनी पड़ेगी, भारतीय बाजारों में म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और पिछले कई सालों से, खास करके कोविड के बाद या उससे थोड़ा पहले से भी हम देखें तो जब भी एफआईआई की सेलिंग आई तो हमारे फंड्स ने एब्जॉर्ब किया। अब जो भी अग्रणी फंड्स हैं, जो भी लिस्टेड हैं उनमें से, चाहे वो यूटीआई हो, एचडीएफसी एएमसी हो, इवन निपॉन है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक डाउनवर्ड लेवल पे इन्होंने कंसोलिडेट किया है। एचडीएफसी एएमसी जैसा दिग्गज कंपनी भी बहुत कंसोलिडेशन के बाद अब उठना शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ से अब ये चलना शुरू होगा। तो मेरा पर्सनल टारगेट इसका 3000 का है। तो खास करके एचडीएफसी, जो कि मुझे वैसे भी पूरा का पूरा समूह अच्छा लगता है क्योंकि इसकी लेगेसी ऐसी रही है एचडीएफसी की, निश्चित रूप से ये लाइकेबल कंपनीज में है। तो एचडीएफसी एएमसी खास करके मैं कहूँगा कि इस लेवल से भी यदि कोई लेता है और थोड़ी लंबी अवधि तक रखता है तो मैं इसका 3000 का टारगेट देना चाहता हूँ। तो एएमसीज वैसे ही बहुत अच्छा करेंगी, महीने का बहुत अच्छा इनफ्लो आ रहा है हर महीने सिप्स के थ्रू, और जो फ्रेश फोलियोज हैं वो भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आई थिंक एचडीएफसी एएमसी बहुत ही अच्छा स्टॉक है इस लेवल पर। जो भी खरीदारी करना चाहते हैं निश्चित रूप से खरीदें, थोड़ा लंबी अवधि तक का व्यू रखें, बीच में करेक्शंस आएंगे मगर डरने का जरूरत नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग है। तो 3000 के टारगेट के लिए एचडीएफसी एएमसी खरीदें। ओके, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड 3000 तक के बड़े टारगेट के लिए पसंद है चोपड़ा साहब को, लेकिन करना है आपको निवेश हड़बड़ी और जल्दबाजी में ना खरीदें, ये आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। ओके, बढ़िया। अच्छा, एचडीएफसी एएमसी पर जरा हमारे बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं क्योंकि बार बार लगातार उनकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। बंसल जी जरा फरमाए। अनिल जी, बार बार नहीं, आज सुबह 7 बजे रिकमेंड करा है जी बिजनेस पर एचडीएफसी एएमसी भी। और अनिल जी, मैंने भी 3000 के टारगेट दिए हैं और चोपड़ा साहब के 3000 के टारगेट के बाद दिल अनिल जी प्रफुल्लित हो गया। अनिल जी खुशी हो रही है, तो चोपड़ा साहब को थैंक यू। अनिल जी, मैंने भी 3000 के टारगेट दिए, बट अनिल जी सुबह तो देखिए एक अलग रिकमेंडेशन थी। अब क्लोजिंग जिस तरीके से हो रही है इसकी, टेक्निकली जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट और नॉन स्टॉप रैली लग रहा है 2280 2300 तक की देखने को मिलेगी। तो 2280 2300 के टारगेट के लिए इन स्तरों पर भी एचडीएफसी एएमसी एक अच्छा दावेदार है, इसको खरीदना चाहिए। और एक अनिल जी सब व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि जी बिजनेस सुबह 7 बजे भी सुना करें, वहां पर सुबह तेजस नेटवर्क भी दिया था, टेक महिंद्रा भी दिया था, एचडीएफसी एएमसी भी दिया था, तो तीनों स्टॉक्स चल रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से जी बिजनेस को ट्यून करें सब लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुबह 7 बजे वाले शो में भी जबरदस्त कॉल्स, और सबसे बड़ी बात है देखो रिपीट नहीं की। हाँ, हर बार अलग अलग नई कॉल्स आई है, तो बिल्कुल लगे रहें, चिप करें। होल्ड टाइट, सिट टाइट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। और चोपड़ा साहब को धन्यवाद भी। चोपड़ा साहब, जो धन्यवाद दिया है बंसल जी ने, वो ब्लेसिंग्स ऑल दी है, लिफाफा नहीं है उसके साथ में, सिर्फ धन्यवाद के तौर पे खाली शुभकामनाएं। आजकल लिफाफे का सिस्टम बंद हो गया ना आजकल। सर आजकल यूपीआई का जमाना है। क्या मतलब सर, शादी में पेटीएम करते हैं? सर दिन दूर नहीं है, शादियों पे भी पेटीएम हुआ करेगा। ओके, मुझे लगा कि वो ज्यादातर उस तरह का आजकल सिस्टम हो गया, ब्लेसिंग्स ओनली। हाँ, नहीं, एक तो ये वीडियो भी चल रहा था ना सर, वो जो बारात जाती है ढोल वाला होता है, तो आप यूजुअली पैसे शगुन के तौर पे पेटीएम कर देते हैं। वहाँ पे भी पेटीएम है। हाँ, वहाँ तो क्या शगुन के पैसे की वजह से मजा नहीं आता, लेकिन उसमें वो फील नहीं आता। बारात में तो जब तक हाथ में ऊपर नोट ना हो तब तक क्या मजा है, उसका तो मजा तभी है। तो लोग वो फोन के साथ करके फोन पे करके। सुमित जी, आपको आइडिया अच्छा लगा ये वाला? नहीं अनिल जी, मेरे को तो 1% भी नहीं जमा। देखो सुमित जी हमारे पुरानी विचारधारा के एकदम बिल्कुल बराबर है। फील नहीं आती। हाँ, वो फील नहीं आती। मतलब यही तो प्रॉब्लम है। जब नूपुर जैसी जो लड़कियां हैं जो शॉपिंग पे जाती ना, ये जब यूपीआई से पेमेंट करने को पता ही नहीं चलता कितना खर्च हो रहा है। हाँ। जब नोट दो तो पता चलता है कितना खर्च हुआ है। एक एक गिन के करना पड़ता है, इसमें खाली एक टैप किया हो गया काम, तो पता ही नहीं चलता। ये तो सही बात। चलिए आइए बढ़ते आगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्शन होती हुई दिख रही दो स्टॉक में, और वो है सुब्रोस और साथ ही अंबर एंटरप्राइजेज। दोनों ही शेयर जबरदस्त एक्शन में, और एक्शन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है जो आप जानना समझना जरूर चाहेंगे। तो आइए जानते हैं नूपुर से क्या कुछ हो रहा है इन दो, ऐसा जिसकी वजह से ये दो शेयर बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। नूपुर बताएं। बिल्कुल नितिन गडकरी साहब ने कहा कि गर्मी बहुत तेज है और हमारी इकोनॉमी चलाते हैं जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जितना गुड्स और सामान हमारे लिए लाते हैं उन्हें थोड़ी सहायता मिले एसी से, इसलिए उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि जो ट्रक के कैबिन्स होंगे वहाँ पे एसी लगाना जरूरी होगा। वाह, ये बहुत अच्छा काम।
और सिर्फ गर्मी की बात नहीं, सर्दी में भी तो सर्दी लगती है। हाँ सर। हाँ उनका कहना है कि जब से वो यूनियन मिनिस्टर बने तब से उनका एक ये ड्रीम था कि अच्छा। इन लोगों को ये प्रोवाइड की जाए फैसिलिटी। बहुत नोबल कॉज है। बहुत अपोजिशन आया था, लेकिन फाइनली अब ये डील, मतलब ये जो प्रोसेस है जो प्रपोज किया उन्होंने, वो साइन होता हुआ दिख रहा है। 2025 से अनिवार्य हो जाएगा जो ट्रक में कैबिन्स होते हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए, उसमें एसी लगाना। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, जहाँ पे जो सुविधा प्रोवाइड की जाएगी इन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, लेकिन जो ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 10,000 से 20,000 तक की कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट अगर सुब्रोस और एम्बर की इन पर्टिकुलर बात करें तो सुब्रोस का तो लार्ज चंक कमर्शियल एसी से आता है। कार मार्केट से अगर देखें तो 75% का रेवेन्यू, नॉन कार मार्केट 25% का रेवेन्यू देता है, जिसमें बस वॉल्वो सब इंक्लूड है। हालांकि सुब्रोस का कहना है कि जो मार्केट शेयर है ट्रक सेगमेंट में वो उनका काफ़ी ज़्यादा 42% मार्केट शेयर होल्ड करके बैठे हैं, और फिलहाल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, लेकिन आगे चल के एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ से भी बन के आ सकता है। बड़े क्लाइंट उनके टाटा महिंद्रा, अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, सारे ही बड़े क्लाइंट्स हैं सुब्रोस के। एम्बर की भी इन पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर भी जो एसी का सेगमेंट है ट्रक के लिए वो अभी फिलहाल काफ़ी छोटा है, 3% के आसपास का है, लेकिन ये भी एक बड़ा स्ट्रीम आगे चल के दोनों कंपनीज के लिए हो सकता है, क्योंकि सारे ट्रक्स में कंपलसरी हो जाएगा 2025 से जो कैबिनेट है उसमें एसी लगाना। तो ये बड़ा डेवलपमेंट आया। सुब्रोस आज के लिए तो जो होना था हो गया। सरप्राइज इसमें डेवलपमेंट है अंबर एंटरप्राइजेस, जो भी इस कारोबार में अंबर एंटरप्राइजेस भी है इसी चीज में, या सेपरेटली वो कुछ करते हैं यहाँ पे? इसी चीज में, लेकिन बहुत छोटा है, मिनिस्कुल रेवेन्यूज आते हैं अभी ट्रक में से, कमर्शियल एसी में से, तो एक बड़ा इन्फ्लुएंस आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है। एब्सोल्युटली एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस हो जाएगा, और सुब्रोस ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश प्लेयर है ही इस स्पेस में। चोपड़ा साहब इस पर व्यू रखते हैं, ट्रक्स में भी अब एसी कैबिन अनिवार्य हो जाएगा आने वाले 1.5-2 साल में, और बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ कंपनीज के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी सर? डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि ड्राइवर्स की के कंफर्ट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, मगर उससे पहले मुझे लगता है कि जो रोड नेटवर्क चल रहा है हमारे देश में काम, उसमें भी बहुत काम होना है। जो नेशनल हाईवेज हैं बहुत अच्छे हैं, मगर स्टेट हाईवेज में मुझे लगता है काफ़ी काम की आवश्यकता है। तो एसी अनिवार्य है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, बट उससे भी ज़्यादा सड़कें बनाना अनिवार्य है। और हम देखते हैं खास करके मानसून में कितने सारे स्टेट हाईवेज वॉश आउट हो जाते हैं, पहाड़ों में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन फॉर इट, बट अच्छी खबर है। सुब्रोस निश्चित रूप से सबसे बड़ा प्लेयर है। जब मारुति सेटअप हुई थी तो सूरी ब्रदर्स ने ये प्लांट डाला था, और मारुति पहली एयर कंडीशन गाड़ी थी, और तब से सुब्रोस के जो एसीज हैं, केबिन एसीज हैं, गाड़ियों से शुरू हुए थे। अब वो गाड़ियों का साइज भी बढ़ता रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और अब जैसे ट्रक के केबिन्स हैं, बहुत अच्छी बात है। सुब्रोस जैसे कंपनी के लिए नया बिजनेस आएगा और नई राहें खुलेंगी। गाड़ियों में तो ऑलरेडी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और मारुति के सबसे बड़े ऑटो एंसिलरी हैं एज फार एज द एसीज आर कंसर्न। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सप्लाई आज के डेट में एम्बर करता है। एम्बर प्राइमरली जो स्प्लिट एसीज हैं या जो विंडो एसीज हैं वो काम करता है, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी पढ़ा नहीं है एम्बर एंटरप्राइजेस ने कभी जैसे ट्रक और कार एसीज को सप्लाई किया। बट एनीवे, अगर वो अपना नया रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो गुड न्यूज़, अच्छी बात है। कंफर्ट बहुत ज़रूरी है ड्राइवर्स के लिए भी। बहुत लॉन्ग हॉल ये लोग काफ़ी घंटों तक ड्राइव करते हैं, और कई बार बड़ी डॉन्टिंग सिचुएशंस में उनको वेट करना पड़ता है, और काफ़ी लंबी लाइनों में फंस जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। चलिए, अच्छा डेवलपमेंट है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखते हैं आगे ये कैसे शेप लाता है, एंड ऑफ कोर्स इन कंपनीज के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी भी बनती है। बट मूव सुब्रोस में तो आज शानदार आपको आती हुई दिखी है। अंबर एंटरप्राइजेस की हमने बात करी, बट आज डिक्सन टेक में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। सुबह काफ़ी कमज़ोर भी था और फिसला भी था। डिक्सन टेक एक बार जरा इसके चार्ट पर राय भी ली जाए। हिमांशु देखे सर, डिक्सन टेक डेज लो पर अभी भी ट्रेड कर रहा है सर, 3% नीचे। दीप, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव डिक्सन में पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है, तो मुझे लगता है एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था लगभग 4650 4700 के जोन में। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल सेटअप और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक हो सकता है एक नॉर्मल कंसोलिडेशन के चलते 4200 4250 तक थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आए। उन लेवल्स पर वापस से खरीदारी करके चलने की सलाह है।
फिलहाल थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड और ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद कंसोलिडेशन स्टॉक में नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक। अंबर एंटरप्राइज तो आज भाग रहा है, अलग अलग रीजन है, सेम रीजन के लिए नहीं, बट हाँ अंबर एंटरप्राइज आज अलग रीजन से भाग रहा है। डिक्सन टेक पर आपको थोड़ा प्रेशर इस समय बनते हुए दिख रहा है। रेडार पर रखिए, स्टॉक पर थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। LIC हाउसिंग, इस पर भी थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। कल भी ये रेडार पर आया था और मूव इस स्टॉक में बनती हुई दिखी थी। आज भी आप देख रहे हैं LIC हाउसिंग पर थोड़ा मूव बनते हुए दिख रहा है। तो एक बार वागले साहब से चार्ट ट्रैक भी लें। वागले साहब देखें सर, मूव आ रही है, डेज हाई पर है 1% के ऊपर LIC हाउसिंग। दीपांशु, इंट्राडे में कुछ नहीं है, लेकिन पोजिशनली पैटर्न अच्छा बन रहा है। यहाँ पर बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस लगभग 380 के नीचे का होना चाहिए। 410 415 तक के लेवल्स आप अगर 3 से 4 दिन की बात करेंगे, ये उधर तो मूव आनी चाहिए। ऐसी हाउसिंग जिस पर रखिए नजर। थोड़े NBFCs में 3-4 दिनों से पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है। कल तो बढ़िया एक रिपोर्ट भी आई थी HSBC की तरफ से। बिल्कुल। और आइए एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ करते हैं फोकस। और सेबी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर आया और उस ऑर्डर की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और शेयर पंप और डंप वाले मामले पर ये ऑर्डर आता हुआ दिखा है। क्या है ये ऑर्डर और क्या है डिटेल्स, आइए जानते हैं। ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में। ब्रजेश बताइए क्या है पूरी डिटेल्स और किस तरह का ऑर्डर आया है। बिल्कुल, एक 2019-20 के आसपास कुछ 7-8 शेयर थे, बहुत ज़्यादा चलाए गए थे। तो उन शेयरों पर ही, उन शेयरों में जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी उसी पर ऑर्डर है ये। मिड कैप गेन, मिड कैप मूवर्स, मिड कैप नाम से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और इस तरह के मैसेज जो है इस नाम से भेजे जाते थे। करेक्ट। और उसमें जो है जो कंपनियां थी इसमें मौर्य उद्योग लिमिटेड, 7NR रिटेल, दार्जिलिंग रोपवे, JBL इंडस्ट्रीज, इस तरह की और भी कई सारी कंपनियां थी। लेकिन शायद सेबी का उस पर जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब उस पर और जानकारी मिलेगी कि उनमें क्या क्या गड़बड़ी हुई थी। लेकिन कुल ये 4-5 कंपनियां जिनकी पूरी जांच की है सेबी ने इनिशियली, इनके ऊपर ऑर्डर है। उसमें 134 लोगों पर सेबी ने पाबंदी लगाई है और एक व्यक्ति हैं हनीफ कासम भाई शेख, उनको सेबी ने किंगपिन कहा, यानी मुख्य साजिशकर्ता कहा है। और सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो ऑर्डर है, उसके हिसाब से 144 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया है। 144 करोड़ रुपए, एक आदमी जो मास्टरमाइंड था उसने इतनी रकम कमाई है। और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबे समय से जो है चल रही थी। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कई जो सेबी ने की हैं, कि जैसे कि होटल के स्टाफ से जाकर बयान लिया कि ये मोबाइल नंबर वाले जो व्यक्ति थे वो आपके होटल में आए थे क्या, और उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिया था। तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिले सेबी ने उसको मैच किया। सेबी ने इंडिगो को और मेक माई ट्रिप को चिट्ठी लिखी और पूछा कि इस मोबाइल नंबर से किसने बुकिंग की थी, जीमेल आईडी क्या थी, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया। स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर जो किए थे, अच्छा, इस मोबाइल नंबर, जिसने मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करके किया था, वहाँ से कनेक्टेड जो ईमेल आईडीज थी और मोबाइल नंबर थी, उसके आधार पर सारे डिजिटल सबूत कहें तो सेबी ने जुटाए। तरीका इन लोगों का काम करने का वही था कि पहले आप बल्क में मैसेज भेजिए, लोगों को कहिए कि वो खरीदें, और जब लोग बड़े पैमाने पर खरीदने लगे तो बेच दीजिए। लेकिन ये कई साइकिल में करते थे, मतलब इनको कोई डर ही नहीं था। एक बार चढ़ाया, फिर उसके बाद बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर लोगों से कहते थे कि देखिए अभी भी मौका है। बल्क में मैसेज जाता था कि अभी मौका है, बहुत बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है, लीजिए, फिर से चढ़ा देते थे उसको एक बार। और इस तरह से कई साइकिल में, कई चक्र में जो है, चरणों में इसको करते थे और लोगों को इस बात का एहसास दिला देते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मिस कर दिया, पैसा नहीं लगाया, क्योंकि अगली साइकिल में फिर से बढ़ जाता था। और ये पूरा जो मामला था ये सितंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2020 के बीच में था। कई सारे ऐसे लोगों को के कॉल मुझे खुद आते थे कि उन्होंने पैसे लगाए थे और ऐसा ऐसा उनके साथ गड़बड़ी हो गई। और कई लोग ऐसे थे जो करोड़ों में जिन्होंने लगाए थे। और वो मुझे याद है लॉकडाउन के पीरियड में इतने कॉल आते थे और मैं ये कहता था कि रेगुलेटर की तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चल रहा है। इन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी midcapgains.in, मुझे चूंकि इस केस में बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी मेरे पास, मैं भी जो एजेंसियां उनसे टच में रहता था, तो एजेंसीज के सामने समस्या ये थी कि वो जाकर जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये वेबसाइट किसके नाम पर है, किसने इस वेबसाइट को होस्ट कराया है,
तो पता चलता था कि कहीं वो यूएस में या यूके में या किसी ऐसी कंट्री में होस्ट होती थी जहां के लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि उनकी डिटेल शेयर की जाए किसी भी रेगुलेटर के साथ। तो बहुत बड़ा स्ट्रगल था, एक तरह से कहें तो बहुत संघर्ष करना पड़ा इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए और जांचने के लिए कि ये किसने और क्यों किया। बड़ा 150 करोड़ के आसपास का बड़ा गेन इन मिड कैप शेयरों में पंप और डंप वाले मामले में ये आता हुआ दिखा। तो सेबी का एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिख रहा है। 2019 का ये मामला है जिसमें कई सारी ये कंपनी जिनके नाम आपको नजर आ रहे हैं, इनमें शेयरों के फ्रंट रनिंग नए नए तरीके लोग लेकर आते हैं कि किस तरह से रूल्स रेगुलेशन को बीट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टिगेशन, जैसे विजय जी कह रहे थे, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती हुई दिखिए। तो चलिए, ये है एक अपडेट जो हमने सोचा कि आपको बताया जाए। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है टाटा मोटर्स में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का, और मुझे लगता है ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 581 582 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 577 रुपए के नीचे का, यानी कि 577 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 600 और 605 रुपए के दो टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स को कैरी करके चलने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, टाटा मोटर्स कल तक ही नया ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है टाटा मोटर्स। हमारे एक्सपर्ट्स का तो बड़ा भरोसा रहा है, फाइनली 600 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार होगा। लंबा कंसोलिडेशन हमने इस स्टॉक में होते हुए देखा है, बट वेल्थ क्रिएशन अब तो बनी रही है डेफिनेटली। और जिन लेवल से हम बात कर रहे हैं वहां से तो आप देखिए एक शानदार रैली हो ही चुकी है, वहां से तो डबल भी हो चुका है काउंटर, बट और बड़ी मूव की तरफ आज टाटा मोटर तब बढ़ रहा है जब महिंद्रा, मारुति ये सब कमजोर है। आज वैसा एक्शन नहीं है। हाँ, उसके बावजूद टाटा मोटर्स अब निफ्टी का टॉप गेनर हो गया। टॉप गेनर 3% का बड़ा उछाल, कमाल है। करीब 7 साल बाद इन लेवल्स पर आप टाटा मोटर्स को देख रहे हैं, तो 7 साल की ऊंचाई और अब रिकॉर्ड हाई से ज़्यादा दूर नहीं टाटा मोटर्स। इस पर रखें नज़र। 52 वीक हाई पर ऑलरेडी ये काउंटर ट्रेड कर ही रहा है आज, तो अच्छी मूव आई है टाटा मोटर्स। इस पर रखते हैं नज़र और देखते हैं यहाँ से कैसा मूव ये चूज़ करता है। बैंक्स थोड़ा अब मोमेंटम और पकड़ने की कोशिश आपको करते हुए दिख रहे हैं। बड़ी मूव नहीं आई है, बट थोड़ी मूव आई है और मिड कैप बैंक्स पे थोड़ा एक्शन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा एक्टिव दिख रहा है। एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी देखें सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज अच्छी मूव आ रही है। हिमांशु, ये स्टॉक के अंदर अभी और मोमेंटम बाकी है। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में 3 डिजिट में जाएगा। अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा कोई डिप आ सकता है किसी भी दिन, उस डिप में इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 85 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेंगे। तो डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। तो यह आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए चोपड़ा साहब भी टाटा मोटर्स पर अपनी राय देना चाह रहे हैं। चोपड़ा साहब, फाइनली लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब लग रहा है नया हाई बनाने की तैयारी में 600 का लेवल आ रहा है टाटा मोटर्स के लिए, बताएं सर। दीप, अगर आपको याद होगा लगभग 1.5-2 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ, टाटा मोटर्स भारत का टेस्ला है और ये जो टारगेट 600 का मैंने उस समय भी दिया था, तो लगभग डबल होता दिखा है वहां से। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स यदि कोई लंबी अवधि तक रखता है तो संभावना ये भी है कि आपको ये 1000 तक भी जाता हुआ दिखे, क्योंकि जिस तरीके का टर्न अराउंड है कंपनी में, कंपनी डेट फ्री होने के कगार पे है, पूरा जो JLR है वो EV होने वाला है। तो अगेन मुझे लगता है कि इट्स इंडियन टेस्ला इन द मेकिंग और बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। और आई थिंक मेरा जो फेथ है कंपनी में और रिइंफोर्स हुआ है इस स्टॉक को जब हमने डबल होते देखा। और आई एम श्योर आपको और दर्शकों को याद भी होगा, मैं बार बार यही बोलता था कि टाटा मोटर्स बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है डबल होने का। तो जस्ट वांटेड टू रिआइट इट। चलिए, तो टाटा मोटर है इंडियन का टेस्ला और विदेशी टेस्ला जो है उनसे मुलाकात करेंगे विदेश में, यानी कि अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ टेस्ला के एलोन मस्क साहब से मुलाकात होगी। हाँ, एलोन मस्क से मिलने वाले बहुत ही मतलब मजेदार मुलाकात होगी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग होगा अगर कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बीच में खबरें भी चल रही थी इलॉन मस्क साहब नया प्लांट लगाने की तैयारी में है। हाँ, वो बहुत सारे देशों में एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें से भारत भी एक ऑप्शन है जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनको जिस तरह की वो चाहिए थी ना सुविधाएं, उनको लग रहा है उनको और ज्यादा चाहिए। तो आजकल उनको समझ में आई यहाँ पे बहुत लोग लगाने के लिए तैयार बैठे, इसलिए शायद मिली नहीं उनको जो चाहिए।
चलिए आइए हो सकता है हाँ interesting। सुदीप जी हमारे साथ तैयार। सुदीप जी एक स्टॉक और है जो आज बड़ा सुर्खियों में आया एक्शन में, पिरामल एंटरप्राइजेस PEL 5% मजबूत है, 838 रुपए का दाम है। बताएं सर इस पर कोई व्यू है, कोई ट्रेड बनता है या फिर वनडे वंडर है? नहीं अनिल जी, ये स्टॉक अगर हम ध्यान से देखें ना तो पिछली बार स्टॉक ने अपना जो 200 डीएमए तोड़ा था वो 8 फरवरी 2022 को ब्रेक किया था नीचे की तरफ, और आज पहली बार है आफ्टर ये 1.5 साल के बाद जो हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 200 डीएमए क्रॉस किया है और स्टॉक अभी ऑलमोस्ट पूरा सेशन सस्टेन कर रहा है। और पिछले 15 दिन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, ये 50-60 रुपए के कंसोलिडेशन में, और आज हमने देखा है कि अच्छा ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ ये बढ़ते हुए हम इसको देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बाई मोमेंटम बन रहा है अगले कुछ सत्रों के लिए, और 810 का एक स्टॉप लॉस रखे, 875 885 का एक टारगेट मुझे लगता है आता हुआ नजर आता है मुझे यहाँ पे, और मुझे लग रहा है 900 के करीब इसमें 900 920 के करीब एक रेजिस्टेंस आएगा। पर आज के हिसाब से जो मोमेंटम है और पिछले कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है उसको देख के मुझे लग रहा है अगले 2-3 सत्रों के लिए तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति इसमें रखनी चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, ये है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेस। आज बड़ा वाला ब्रेकआउट आया, 5.5% ऊपर ये काउंटर मूव करते हुए दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर भी रखिए नजर, ये स्टॉक भी रिसेंटली एक्शन में रहा है। FY24 में अब तक 5,900 करोड़ तक के ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। तो इस साल यानी कि पिछले 2-2.5 महीने में करीब 5,900 करोड़ तक के ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं। आज जरूरी नहीं ये ऑर्डर मिला है, पिछले 2-2.5 महीने की बात करें, FY24 में अब तक इन्हें इतने बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं और स्टॉक भी आपको बढ़िया एक्शन में दिख रहा है। चोपड़ा साहब, रेडार पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स वैसे भी अच्छे एक्शन में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिसेंटली फोकस में आया है, फाइनली इस पर भी एक अच्छी मूव आनी शुरू हुई है, कोई राय रखते हैं सर? दीप, बहुत ही अच्छा रनअप देखा है स्टॉक ने और लगभग हम देख रहे हैं 85-87 रुपए से ये 125 तक पहुंचा है। अब बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म पिक है, मगर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा जहाँ पे भी मार्केट्स हैं आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे स्टॉक्स में जो लोअर लेवल पे हैं, और मैं ये कहूँगा कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। डिफेंस भी अच्छा है, मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड जैसा स्टॉक है जो अभी चला नहीं है, हमने देखा है मैज़गांव डॉक में क्या हुआ, तो कोचिन शिपयार्ड एक अच्छा पिक है। मगर BEL में कहूँगा थोड़ा सा और तेज़ी हो सकता है 5-10 रुपए का, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर गिरावट में मिलता है 105-110 के लगभग तो बहुत ही अच्छा बाइंग होगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो भारतीय डिफेंस क्षेत्र है, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का एक सपना था कि भारत एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और वो बिना डिफेंस एक्सपोर्ट्स के नहीं बन सकता। और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, चाहे वो हिंदुस्तान HAL हो या BEML हो, BEL हो, इन कंपनीज ने एक्सपोर्ट्स करना शुरू किया है, तो इसकी वजह से भी हम लोग काफ़ी बुलिश हैं, और आने वाले कुछ सालों में भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस हब बनने वाला है और उसकी तैयारी भी हो चुकी है और शुरुआत भी हो चुकी है। तो BEL गिरावट में खरीदें, बेहतरीन कंपनी है, मगर अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऑल आउट जाके इसको खरीदा जाए। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो 130 के लगभग इसको बुक कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी भी होता है कि जब बाजार तेज़ हैं तो आप तेज़ी में बुकिंग करें और लॉस या गिरावट में बुकिंग अपना स्टॉक ना बेचें, तेज़ी में बेचते रहें। तो BEL में खरीदारी 110 के आसपास बहुत बेहतरीन होगी। ओके, तो ये है आपके लिए BEL पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। एक्शन के लिए तैयार है सुदीप शाह साहब, एक बिगुल उनके लिए BTS का। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है BTST के लिए इरकॉन लेके जा सकते हैं। स्टॉक ने पिछले 1.5 महीने के बाद एक कंसोलिडेशन स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। 60 से लेके इरकॉन ने 90 तक का एक मूव दिया था, उसके बाद 78 से लेके 85 के एक कंसोलिडेशन रेंज के बीच में 25-17 से स्टॉक चल रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ रहा है और स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे 84.50 के स्टॉप लॉस के साथ 93 के टारगेट के लिए हम इरकॉन लेके जा सकते हैं BTST के लिए। रेलवे स्टॉक्स में वैसे भी मोमेंटम है और इरकॉन पसंद आ रहा है सुदीप शाह साहब को। इस स्टॉक में अभी हमें एक अच्छा मूव भी आते हुए देख रहे हैं। पर आज IT स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन है। लार्ज कैप IT की तरफ से लीडरशिप आ रही है, बट कुछ मिड कैप IT स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। तो मिड कैप IT की तरफ से एक काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आ रही है और वो है कोफोर्ज। इसके हुआ है इन्वेस्टर डे,
क्या कुछ है हाईलाइट्स, आइए एक बार जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर मिड कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज, इसका कल इन्वेस्टर डे हुआ था और इन्वेस्टर डे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गाइडेंस, आई ग्रोथ गाइडेंस है 13 से 16% की, वो FY24 के लिए इन्होंने जो पहले दी थी उस चीज़ को बरकरार रखा है। अब बरकरार रखने में कुछ एक कॉमन पॉइंट्स है जो इनकी तरफ से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें 16 प्रायोरिटी अकाउंट्स है, इन पर इनका बड़ा फोकस रहेगा, जहाँ पर ये वॉलेट शेयर अपना बढ़ाते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो कोर कारोबार है उसमें और मजबूती लाने के लिए कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस पर भी फोकस करेगी। यही नहीं, अगर आप रीजन वाइज देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि ग्रोथ के लिए जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक क्षेत्र है उस पर बड़ा फोकस रहेगा और साथ ही इनकी तरफ से एक चिंता का कारण ये रहा है कि जो BFSI वर्टिकल है उसमें आगे चलकर हो सकता है कि जो IT स्पेंड्स है वो डेफर या फिर कहीं कुछ हद तक कटते हुए भी नजर आए। तो इसमें जो देरी हो रही है इस वजह से BFSI का जो आउटलुक है वो उनको नियर टर्म के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मीडियम टर्म में ग्रोथ इंटैक्ट है, पर अभी अगर आप देखें तो BFSI जो कि मेजॉरिटी ऑफ द IT कंपनीज का एक बड़ा रेवेन्यू शेयर होल्ड करता है, ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू काफ़ी सारी कंपनियों का इससे BFSI वर्टिकल से आता है, उसको लेकर एक चिंता जताई है इन्वेस्टर कॉल में। पर दूसरी तरफ ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल जो है इनका, वहां पर मांग अभी भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जो डिमांड है वो सप्लाई को भी आउटडू करती हुई नजर आ रही है। तो ये 4-5 बड़े पॉइंट्स आए जो कि कोफोर्ज ने अपनी इन्वेस्टर डे कॉन्फ्रेंस में बताई थी। आउटलुक तो सबका आपको अच्छा ही आते हुए दिख रहा है और इसलिए हम स्टॉक्स पर वैसा रिएक्शन भी इस समय देख रहे हैं। कोफोर्ज आज वैसे चार्ट थोड़ा सुस्त है बट IT में रिकवरी का मूड दिख रहा है। कुणाल जी एक बार कोफोर्ज का चार्ट देखें, 4560 का लेवल सर। दीपांशु चार्ट देखें तो स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक हर्डल है जिसके बिल्कुल पहले अब ये स्टॉक रुका हुआ है। ये हर्डल जो है ये 4625 के आसपास है, तो 4625 4650 के लेवल्स निकल जाएं तो स्टॉक में फिर एक नई तेजी देखने को मिलेगी। चार्ट मजबूत है, एक स्टॉप लॉस 4400 के आसपास रखकर होल्ड करने की फिलहाल राय। तो ये है आपके लिए कोफोर्ज जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर आपको दिख भी रहा है और बढ़िया मूव आपको बाकी IT स्टॉक्स में आ रही है। आज कोफोर्ज वैसे उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट कुछ और स्टॉक्स पर रखिए नज़र जहां पर आपको मूव दिख रही है, क्योंकि बैंक्स थोड़ा मोमेंटम और पकड़ रहे हैं। उसमें एक्सिस बैंक इस समय थोड़ा एक्टिव दिख भी रहा है। एक बार जरा सुदीप शाह साहब से एक्सिस बैंक के चार्ट पर राय ली जाए। स्टॉक में बड़ा एक्शन सर हमने देखा था जब वो पिछले हफ्ते ब्लॉक डील हुई थी बैरिंग की, उसके बाद थोड़ा रेंज में चला गया, आज फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इस बार एक्सिस बैंक कहाँ जा सकता है सर? मुझे लग रहा है जो हिसाब से एक्सिस बैंक में आज नीचे के लेवल से मूव आया है 955 958 से, और अगर हम देखें 9 जून का जो चार्ट है 8 जून का, वहां पे भी 958 का लो है, तो ये ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बना रहा है अगर हम पिछले 7-8 दिन के टाइम फ्रेम से देखें तो। और स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है पिछले काफी महीनों से। तो मुझे लग रहा है वापस से अगर बैंक निफ्टी में अगर जान आनी है तो सबसे पहला मूव हम एक्सिस बैंक में ही देखेंगे इस बार की रैली में, और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और एक जो ये सबसे वीकली और मंथली चार्ट्स में तो ऑलरेडी स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में, तो मुझे लग रहा है मौजूदा लेवल से बाय किया जा सकता है 955 के स्टॉप लॉस के साथ, और 998 से लेके 1020 के टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ पे हम एक्सिस बैंक में आने वाले 4-5 सत्र में देख पाएंगे। ओके, तो एक्सिस बैंक इस पर रखिए नजर, 1000 की तरफ नजर है एक्सिस बैंक की, बट 18800 पर आ गया है निफ्टी, दर्शन कर लीजिए इसके। तो कल एक बार के लिए हमें लगा कि नया हाई है, फिर बाकी मार्केट गिरे 18800 के नीचे बंद हुए। आज सुबह कमजोरी थी बट अब रिकवरी के बाद वापस 18800 आ गया है, करीब 80-90 पॉइंट दूर है अनिल जी रिकॉर्ड हाई से। बताएं सर इस समय कि आप बोल रहे थे 3 बजे के आसपास 18800 अगर दिख जाए, दिख गया सर? बढ़िया रिकवरी है, बहुत शानदार है, और खास तौर से दीप इसलिए अच्छी कि अभी भी 135 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स में, खास वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन हल्के बाजार तेजी से ऊपर आते हुए दिखे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से हरे निशान में थे, वहां से लीडरशिप अभी भी आती हुई दिख रही है। और दिग्गजों में अब अच्छी बात दीप है जो दिख रही है वो है कि बैंक निफ्टी मजबूत होता दिख रहा है, क्योंकि करेक्शन की शुरुआत भी वहीं से हुई थी और अब रिकवरी भी वहीं से आते हुए दिख रही है। 3 बजे 18800 को पार करके टिकना अच्छा संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आज फिर से 18800 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हसरतें हमारी लाइफ हाई वाली जवान होती हुई दिखेगी बिल्कुल। तो मूड में आ जाएंगे, लाइफ हाई के लिए फिर से गपशप लगाएंगे। और बैंक निफ्टी भी 43700 पर वापस से आता हुआ दिख रहा है, अच्छे लेवल्स पर आता दिख रहा है। तो आई थिंक रिकवरी बढ़िया है।
लेकिन इस रिकवरी में थोड़ा ऊपर के लेवल पे आज प्रॉफिट भी बुक करें क्लोजिंग में, अगर डे हाई के आसपास बंद होता है, क्योंकि अभी तक ग्लोबल रिकवरी के संकेत नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं। लेट्स सी कहाँ बंद होता है, लेकिन 18 एकदम टाइम आपने सही देखा है, 3 बजे के आसपास 18,800 के पार निकलना अच्छा संकेत है, इसमें कोई डाउट। तो चलिए अच्छी मिल रही है, बढ़िया मूव आ रही है। चलिए रिकवरी हो गई है। अब आप एग्जैक्टली इस समय से देखें तो 80 पॉइंट दूर है रिकॉर्ड हाई से, जहां तक निफ्टी का सवाल है। तो बढ़िया एक्शन आते हुए बाजार में दिख रहा है। बैंक्स की तरफ से भी पूरा योगदान है। बैंक से बेनिफिट, लंबी लिस्ट है बैंक्स की। आइए जानते हैं इस बार आशी से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं बैन लिस्ट के स्टॉक्स में। कितने स्टॉक है आशीष? सर 8 स्टॉक है हमारे पास। 8 स्टॉक है। एक आध बाहर निकलता है फिर भी कम नहीं होते? नहीं होते सर, कोई ना कोई IEX निकला था ना बाहर। हाँ, लेकिन सर उसकी जगह पे आ गया था आपके पास HAL। अब आज HAL आ गया था। हाँ, ठीक आज हिंदुस्तान कॉपर है सर, ये भी स्टॉक ऐसा है जिसका शायद ही कभी नाम आता है बाहर में आने के लिए। 101% हो गई है, कल 87% ही मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी हो गई है 101%, 95% के आंकड़े को अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है। समय लेकिन 20 मिनट बचे हुए देखना होगा यहाँ पर। सर दूसरा स्टॉक है BHEL, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पर है, 95.76% है, 95% से थोड़ा सा ही ऊपर है। ये शायद डाउटफुल है कि बैन में ना आ पाए, लेकिन बाकी निकलने के हिसाब से अगर आप देखें तो मनप्पुरम यहाँ पर देखिए 80% से कम हो गई है, 79.46% है MWPL। और टाटा केमिकल सर ये प्रयास कर रहा है लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 80% से नीचे नहीं आया, 80.44% है, 80% से नीचे नहीं है। तो टाटा केमिकल्स मुश्किल है बाहर निकलना, मनप्पुरम पक्का बाहर निकल जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की एंट्री होगी, BHEL बॉर्डर लाइन पर है। मतलब एक तो दोनों पक्का है, एक अंदर जाना है, एक बाहर आना पक्का है। मनापुरम बाहर आ जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर अंदर चले जाएगा। भेल और टाटा केमिकल के बीच मुकाबला है, होगा दोनों तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए, मतलब कुल मिला के कल नई लिस्ट दिखेगी, ये बात पक्की है। सर मैं भी आऊंगा इसी समय अपडेट देने। सुबह नहीं आ रहे कल आप? सुबह भी आऊंगा। हाँ अच्छा, मुझे लगा सीधा अपडेट के लिए सीधा 3 बजे जय ठक्कर की तरह। हाँ, कैश का ऑप्शन देने के लिए आते हैं। नहीं स्पेशल अपीयरेंस आज सुबह वैसे आए थे जल्दी, बट आज सुबह जल्दी आए, आज सुबह जल्दी। ओके, तो चलिए हिंदुस्तान कॉपर और भेल एंट्री की तैयारी, और निकलने के लिए टाटा केमिकल और मनापुरम ये है तैयार। ये एक्शन बुरा था। जय ठक्कर आ चुके, अभी हमने बोला ही, देखो आगे बिल्कुल कैश का ऑप्शन। जय, स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आज? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, बैंक निफ्टी का 43,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 284 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 284 पर खरीदे, 43,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन है। ये परसों की एक्सपायरी का, दैट इज 22 जून की एक्सपायरी का। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, दैट वुड बी एट 143 के स्टॉप लॉस के साथ 284 पर खरीदे, 43,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एंड इसका फर्स्ट टारगेट जो अनिल जी है, दैट इज 447 एंड सेकेंड टारगेट इज 560। सो 447,560। आई मीन अगर आप देखें अनिल जी तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा ये ऑप्शन। मैं एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रिकवरी एनर्जी 44,100। आई मीन वो फिर से अटेम्प्ट कर सकता है 44,000 निकालने की, या तो उसके ऊपर सस्टेन करने की। अब देखना नहीं जी यही है टाइम कि 44,000 के ऊपर टिकता है कि नहीं, बट आई थिंक बैंक निफ्टी इज लाइकली टू अटेम्प्ट दैट अनलेस 43,600 लेवल इज हेल्ड। इसीलिए 43,600 की स्ट्राइक भी चूज़ की है मैंने। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्प बाउंस आपको देखने मिल सकता है, बिकॉज काफ़ी अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने निफ्टी को पिछले कुछ दिनों से। एंड अगर ये रिकवरी यहाँ से स्टार्ट हुई और 43,500 जो हिसाब से होल्ड हुआ है, आई थिंक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 44,000। इसीलिए एनर्जी 43,600 का कॉल खरीद के चले। ओके, तो 43,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे और तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 43,800 की तरफ तेजी से बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दीपा बहुत ही बढ़िया एक्शन होता दिख रहा है। 18,820 के आसपास निफ्टी, यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी का 43,600 का। जय की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया एक्शन बाजार में तेजी की तरफ बनता हुआ एक्शन जेबी केमिकल्स में भी है, और उसकी वजह है J4 जेबी केमिकल, J4 जेफरीज ने की है अपने कवरेज की शुरुआत, रिपोर्ट दी है और टारगेट बड़े बड़े
आइए जान लेते हैं क्या कुछ खास आया है जेफरीज की रिपोर्ट में जिसकी वजह से जेबी केमिकल आज दिख रहा है मजबूत। बताइए नुपुर। बिल्कुल सर, जेबी केमिकल पे खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट हुई है कवरेज। 19% का अपसाइड उन्हें नजर आ रहा है। 2680 का लक्ष्य दिया है जेफरीज ने जेबी केमिकल पे। उनका कहना है कि सबसे तेजी से बढ़ते हुए घरेलू फार्मा कंपनी उन्हें लगता है जेबी केमिकल्स है। उनके जो ब्रांड्स है वो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो सिनर्जी वो एक्विजिशंस के थ्रू करते हैं और जो टारगेटेड नए लॉन्च है उससे भी ग्रोथ को सहारा मिलेगा आने वाले सालों में। तो काफी सारे ट्रिगर पॉइंट्स है यहाँ पे पॉजिटिव जेबी केमिकल्स के लिए, जिसके चलते इतना बड़ा लक्ष्य जेफरीज की तरफ से आते हुए दिखा है। कंपनी अभी फिलहाल डोमेस्टिक कारोबार देखे तो वो 53% के आसपास का है टोटल रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में। इनफैक्ट भारत में कंपनी का फोकस भी कार्डियक, गैस्ट्रो, एंटीबायोटिक्स और गायनेक थेरेपीज पर है। कार्डियक से देखें तो 44% का रेवेन्यू आता है, गैस्ट्रो से 30% का, एंटीबायोटिक भी बड़ा सेगमेंट है 10% हो चुका है, और गायनेक की भी बात करें तो 5% तक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आते हुए नजर आता है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में भी साउथ अफ्रीका, रशिया, यूएसए में विस्तार कर रही है कंपनी। लॉन्चेस के जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी एक्सपोर्ट को बढ़त मिलने वाली। तो काफी सारे प्रोडक्ट लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते आगे चलकर ग्रोथ आ सकती है। यूटिलाइजेशन लेवल की बात करें तो सिर्फ 50% के आसपास है। तो एडिशनल ऑर्डर्स जितने भी नए आएंगे वो ऑब्जर्व करने की क्षमता कंपनी के पास है और पूरा करने की कैपेसिटी भी कंपनी के पास है। फोकस थेरेपीज पे कंपनी की स्ट्रैटेजीज है, जिसके चलते ग्रोथ भी आने वाली है। जेफरीज का मानना है कि आने वाले 3 साल में रेवेन्यू 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ दिखा सकता है। कामकाजी मुनाफा 17% की ग्रोथ आ सकती है। मुनाफा भी देखे तो 20% की कंपाउंडेड ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिखेगी। इनफैक्ट टोरेंट फार्मा से सीधा कॉम्पिटिशन होता है इस कंपनी का, तो वैल्यूएशन के लिहाज से टोरेंट फिलहाल 33 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ये 27 पे। तो वैल्यूएशन डिस्काउंट भी है, ग्रोथ टोरेंट से ज्यादा आने की एक्सपेक्टेशन है और प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी स्ट्रांग है, जिसके चलते जेफरीज का 19% अपसाइड पे इतना बड़ा लक्ष्य आते हुए दिखा है। ओके, तो ये है जेबी केमिकल पर बड़ा कवरेज जेफरीज की तरफ से शुरुआत होती दिख रही है और टारगेट भी बड़े आते दिख रहे हैं। चोपड़ा साहब आपके रडार पे हैं, ट्रैक करते हैं या नहीं? चोपड़ा साहब प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, मैं कह रहा हूँ बहुत सालों से है जेबी केमिकल और बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैंने ये देखा है कि जेबी केमिकल में कभी भी कोई मेजर ड्रॉडाउन नहीं देखा मैंने इतने सालों में कि बहुत ज़्यादा गिर गया हो। बहुत कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है। मगर अगर मैं थोड़े बहुत जो चार्ट्स पढ़ पा रहा हूँ और अभी देख रहा हूँ तो इस समय खरीदारी मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि अपग्रेड आया, बहुत अच्छी बात है, बट मैं इस समय कहूँगा कि थोड़ा सा अगर जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो भले होल्ड कर लें पर फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। संभावना है इसकी कि 2500 तक भी दिख सकता है, बट फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत अच्छी कंपनी है, मैं दोबारा से रिएटरेट कर रहा हूँ। और अगर ये आपको 2100-2150 के लगभग मिलती है, बहुत अच्छा लेवल है घुसने के लिए। अगर फिलहाल फ्रेश एंट्री ना करें, जो पुराने लोग होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल होल्ड करते हैं। ओके, फ्रेश एंट्री नहीं लीजिए, बट अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। ये है जेबी केमिकल्स पर 2400 का लेवल अभी आपकी स्क्रीन पर स्टॉक पर दिख रहा है, 65 पॉइंट दूर। निफ्टी रिकॉर्ड है से। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एलटीटीएस में ब्रेकआउट आ रहा है 3977, 397980 के आसपास है। एक मल्टीपल टॉप्स को ये तोड़ रहा है। यहाँ पर मैं प्रीएम कर रहा हूँ ये लगभग 4000 के लेवल्स तोड़ देगा और इसके बाद एक 100 रुपए की मूव आनी चाहिए। तो अभी बीटीएसटी के लिए लेके चले। आपका स्टॉप लॉस 3950 का होना चाहिए। टारगेट 4100 मुझे लगता है कल के दिन नहीं आ सकता। 4100 के टारगेट के लिए एल&टी टेक यहां पर करें खरीदारी। मिड कैप आईटी भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहा है सर, आरईएम मूवर्स में। ओके, सुदीप जी भी तैयार हैं और सुदीप जी के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि पूरा अगर हम डिफेंस स्टॉक्स में देखें तो एक स्टॉक है जो पिछले 2-3 दिन से इतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा है, वो है कोचिन शिपयार्ड। और एक अच्छे मोमेंटम में अब स्टॉक पिछले अगर एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से देखें तो 560 से लेके 590-95 के आसपास अभी स्टॉक सस्टेन कर रहा है और आज भी एक अच्छा कंसोलिडेशन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक 585 होल्ड करता है ये स्टॉक, तो हम बीटीएसटी के लिए अगर हम इसको 610-615 के लिए हम बाई करके लेके जा सकते हैं कोचिन शिपयार्ड को।
ओके, कोचिन शिपयार्ड पर रखिए नजर, इस पर आपको एक मूव बनती हुई दिख रही है। और मजगांव डॉक को भी पुल अप करिए क्योंकि आज करीब 7% ऊपर मजगांव डॉक भी है, वापस फ्रेश रिकॉर्ड आए पर 1300 के ऊपर मजगांव डॉक भी आपको जाते हुए दिख रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड पर मूव शुरू हो रही है, मजगांव डॉक पर आपको एक फ्रेश मूव आज आती हुई दिखी है। 100 रुपए की तेजी आज ही अब 8% ऊपर हो गया है, फ्रेश हाई पर मजगांव डॉक भी ट्रेड कर रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 108.10, 108 रुपया 108 रुपया 10 पैसा। स्टॉक का नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। गेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। गेल एक गिरावट के बाद अपवर्ड मूव रिज्यूम कर चुका है और अब ये यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। गेल के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में बनना चाहिए। स्टॉक ने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे करके ऊपर का मूव का शुरुआत कर रहा है। नीचे में अच्छा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठा है 106 रुपया 25 पैसा। ये अभी नीचे में फ्रेश सपोर्ट बन रहा है गेल का। तो 106 रुपए के स्टॉप लॉस से गेल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 111 रुपए का, ये लेवल टूटना चाहिए और ऊपर तक का मूव इसके अंदर बनेगा, जिसमें 114 रुपए तक के लेवल गेल में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। गेल में खरीदारी करें 106 रुपए के स्टॉप लॉस से। 111 का इसका पहला टारगेट, 114 का इसका दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए गेल, जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। अच्छा एक्शन इस पर भी दिखेगा। तो स्टॉक को 1 बाय 1 अच्छा रोटेशन आपको इस समय दिख रहा है। नजर रखिए गेल पर भी आपको मूव है। बाय द वे 18 अब 830 पर आ गया निफ्टी, सिर्फ 60 पॉइंट दूर हाई से दिख रहा है इसको। तो अच्छी मूव आ रही है बाजार में। और आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, लेते हैं अनिल जी से उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सर कुछ नहीं बदला है, डाउ फ्यूचर्स में नहीं, नास्डैक फ्यूचर्स में नहीं, एसएनपी फ्यूचर्स में नहीं, सिर्फ हमारे बाजार हैं जो आपको हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी की पूरी रिकवरी हमारी है, क्योंकि बाकी किसी ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। यूरोप भी आपको सुस्त दिख रहा है, रुपया आपको 16 पैसे कमजोर दिख रहा है, कच्चे तेल में कोई बड़ा एक्शन नहीं है। बस वही है, हमारे बाजार अपने दम पर रिबाउंड हो गए, हल्के बाजार होकर रिबाउंड हो गए। बताएं सर क्या करके दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आखिरी 10 मिनटों में और कल की तैयारी के लिए। आज से पहला तो ये दीप की चूंकि 3 दिनों के बाद अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो कैसे रहेंगे कहना मुश्किल है। फ्रेश खरीदारी कल सुबह करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि डे हाई पर आप बंद हो रहे हैं। और ऐसे में अगर कल गैप से खुल के हाई बन जाए तो 18,900 के ऊपर खरीद लीजिए, और नहीं तो नीचे अगर आपको मिला 18,775 750 के आसपास, तो वो आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो उस हिसाब से आखिरी मिनटों में, आखिरी 1 घंटे में जो खरीदारी हुई उसमें फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं होगी। 2 दिनों में जो करेक्शन हुआ है उसमें आपको बड़ा डर लगा और आपको लगा कि अरे मैं तो फंस गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट बुक करके आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ डे टू डे ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सुबह भी हमारी ये बात है कि आपको कहीं डरने घबराने की जरूरत है नहीं, अपनी पोजीशन में बने रहें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी है। बैंक निफ्टी फॉर ए चेंज थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन 44,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी बनेगी और 43,600 के नीचे बंद होने पर खराब होगा। बंद हो रहा है बीचों बीच 43,800 पे, तो न्यूट्रल सा माहौल है। तो फ्रेश कोई बड़ा एक्शन आज करने की जरूरत नहीं, कल सुबह देखा जाएगा। जाने दीजिए अभी। हाँ, जिसके पास है आपको हेज करना है, शॉर्ट है बैंक निफ्टी में 44,000 का कॉल रखिए, लॉन्ग है 43,600 या 43,500 का पुट रखिए। बैंक निफ्टी शॉर्ट है, हेज करना चाहें 18,900 का कॉल ले लीजिए, शॉर्ट है लॉन्ग है और हेज करना चाहें 18,600 का पुट ले लीजिए, बस। गॉट इट, ओके। अगर पोजीशन है हेज ले लीजिए, अदरवाइज कुछ इस समय करिए मत। कल आके फ्रेश डे है, फ्रेश मूव करेंगे, मिड वीक सेशन होगा, उसका पूरा लाभ उठाएंगे। आरवीएनएल, इस पर रखिए नजर। सीएमआरएल के साथ 1730 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड इन्हें मिला है। अच्छी खबर आती हुई दिख रही है आरवीएनएल के लिए। चेन्नई मेट्रो रेल से इन्हें अच्छा ऑर्डर भी आते हुए दिख रहा है। आज थोड़ी नेगेटिव खबर थी सुबह, कुछ बाजार में खबरें चल रही हैं इनका वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर को लेकर, बट उसके अलावा इस समय तो अच्छी खबर आ रही है आपके लिए आरवीएनएल के लिए। वो है 1730 करोड़ का चेन्नई मेट्रो से इन्हें अवार्ड मिलते हुए दिखा है। रखिए नजर। आज वैसे थोड़ा कमजोर है, 1.5% नीचे। सुमित जी, डिप के बाद जरा इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें आरवीएनएल के लिए इस समय। दिवांशु, आरवीएनएल काउंटर बहुत स्ट्रांग है। एक अच्छी तेजी के बाद ये ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 110 115 के पास है, तो जब तक ये लेवल नीचे में टूटेंगे नहीं तब तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड रख के चलना है। अब इसमें फ्रेश मोमेंटम कब बनेगा? जब ये 125 130 का लेवल कन्विंसिंगली ऊपर में ब्रेक कर देगा, 130 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन का इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा।
और फिर स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसमें 150 से 160 रुपए तक का मूव पोजिशनल तौर पे आने वाले दिनों में आरवीएनएल में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजिशंस बनाए होल्ड रखे, डीप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। 130 का इसका पहला टारगेट बनेगा, उसके बाद 150 रुपए तक के लेवल पोजिशनल तौर पे आरवीएनएल में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह आपके लिए आरवीएनएल रखे नजर। यहाँ पर आपको स्टॉक पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अच्छी मूव अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आए नहीं आए, क्योंकि दूसरी खबर इनकी है ऑर्डर को लेकर, वंदे भारत ऑर्डर को लेकर, तो दबाव वैसे आज बना हुआ है, बट अच्छी मूव इस समय खबर पर आ रही है। आई क्लोजिंग की तरफ बढ़े उससे पहले आरईसी पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। पीएफसी की तो सुमित जी बात कर ही रहे थे, अच्छी मूव आई है। आरईसी में भी आज एक अच्छी मूव आई है। एक बार बंसल जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। बंसल जी, डेज हाई पर क्लोज हो रहा है, 160 का लेवल आरईसी पर सर। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। सभी स्टॉक के सेगमेंट के आप देखें, आरईसी, पीएफसी और पीछे पीछे पावर ग्रिड भी चल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए, और इसमें दीपांशु नजर रखनी चाहिए ऊपर में 162 163 के सरों पे नजर रखनी चाहिए। जिनके पास है होल्ड करें। 162 163 के ऊपर निकलेगा तो एक मच अवेटेड बड़ा ब्रेकआउट, मतलब कि अक्टूबर 2010 के 3 मतलब कि टॉप्स बने हुए हैं। अक्टूबर 2010 है, जुलाई 2014, देन अप्रैल 2017, 3 टॉप्स को क्रैक करेगा, अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। तो काफी लोग जो है ना वैल्यू इन्वेस्टर वो परेशान है कि आरईसी, पीएफसी इतना अच्छा डिविडेंड चलते नहीं है, तो वो जो वर्टिकल मोमेंटम वाला मूव है वो अनचार्टेड टेरिटरी में आने के बाद देखने को मिलेगा। तो 163 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग के बाद एक ओवरवेट खरीदारी की राय होगी आरईसी पे। और दूसरा अशोक लीलैंड, जिसको फ्राइडे को अनिल जी ने रिकमेंड किया था, 168 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग हो जाए तो 25 से 40% अब मूव के लिए अशोक लीलैंड को भी मिस नहीं करना है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त अशोक लेलैंड पर आती हुई बंसल जी की तरफ से। ध्यान रखें, नजर रखें आरईसी पर भी, अशोक लेलैंड पर भी। अच्छी मूव आ रही है जैसे, ठीक वैसे जिससे सुमित जी कहते हैं ना, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। हाँ, सुमित जी भी बहुत ध्यान रखवाते हैं। अभी सुमित जी के तरह बंसल जी भी रखवाने लगे हैं कि ध्यान रखिए, नजर रखिए। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरा डिफरेंट है अनिल जी। आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रोलिंग अनिल जी। इन लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। हाँ। उसके बाद की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा नहीं अनिल जी क्लोजिंग हुई नहीं और उसके बाद की जिम्मेवारी मेरी, उसके क्लोजिंग के पहले की जिम्मेवारी नहीं है, क्लोजिंग के बाद की जिम्मेवारी मेरी अनिल जी। आपने अशोक लीलैंड नीचे में रिकमेंड करा, 168 तक हो गया, आपके टारगेट्स अचीव हो गए, 168 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अनिल जी। सिर्फ ध्यान रखना नहीं है, हैंड होल्डिंग के साथ ध्यान है अनिल जी। तो ट्रोलिंग अच्छा उसके बाद ही की जाए, उससे पहले ना की जाए, उससे उसके ऊपर बंद हो जाए, फिर उसके बाद। आइए एक बिल्कुल जल्दी से जय के लिए जय का जैकपॉट। जय बताइए। हाँ जी, LTTS L&T टेक्नोलॉजी, इसका 4000 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदें। ये ट्रेड कर रहा है 90 रुपये पर अभी एनर्जी। सो 90 पर इसे खरीदे, 89-90 की रेंज में। रिस्क लोड बहुत ही बढ़िया एनर्जी। 70 का स्टॉप लॉस लगाइए तो करीब 20 पॉइंट के आसपास का इसका एक डाउन साइड रिस्क है, विच इज़ अराउंड 4000 रुपीज़। 200 का इसका लॉट साइज है। जो हिसाब से LTTS ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में एनर्जी ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट पूरे IT स्टॉक्स में हमें एक ओवरऑल सेक्टर वाइज शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है, बट LTTS तो मैं कहूँगा कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में था, उसमें से ब्रेकआउट भी दे रहा है साथ ही साथ। सो इसमें शॉर्ट्स थे नहीं एनर्जी। यहाँ पे तो क्लियर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, फिर से लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पॉट में लगभग 4120 से लेकर 4180 तक के लेवल्स दिखा सकता है ये इन द नियर टर्म। और ये 89-90 वाला जो ऑप्शन है, इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहा है, तो फर्स्ट टारगेट इज़ 132 132 एंड सेकंड टारगेट इज़ 174। सो 174 तक के भी लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस सिर्फ 70 करेगा। 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एनर्जी रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखिए तो बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। L&T टेक 4000 का कॉल खरीदी। अभी थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स में वागले साहब की खरीदारी की राय थी, जहां पर उन्होंने 4140-100 तक के टारगेट्स दिए थे। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 88 रुपए 10 पैसे। 88 रुपीज 10 पैसा अभी भाव है। स्टॉक का नाम है
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास बैंक, ये स्टॉक में बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं और ये स्टॉक में मेरे को लग रहा है अभी यहां से और ऊपर का मोमेंटम बनेगा और आने वाले दिनों में 3 डिजिट में ये स्टॉक देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे खरीदारी करें, 85 रुपीज इसका नीचे में अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है, तो 85 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है। 92 रुपए, 95 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट 100 रुपए के ऊपर के देखने को मिलेंगे। 85 के स्टॉप लॉस से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करें 92 रुपए से लेके 95 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सुबह जी की तरफ से। इस पर भी एक्शन दिखेगा। 50 पॉइंट दूर लाइफ हाई की तरफ से आज तो नहीं आने वाला है, बट बढ़िया रिकवरी आ गई है। कल के लिए एक अच्छा मिड वीक मूड माहौल सेट कर दिया है बाजार ने। अच्छी रिकवरी के साथ आज ऑटोज और आईटी सबसे आगे थे। टाटा मोटर्स टॉप गेनर रहा, 3% ऊपर आयशर मोटर्स की तरफ से योगदान था। बजाज ऑटो में आपने खरीदारी देखी है। हीरो मोटोकॉर्प भी आपको एक्टिव दिख रहा था। HCL टेक आईटी की तरफ से ये टॉप गेनर था। टेक महिंद्रा में भी आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। इन्फोसिस, TCS, विप्रो का भी योगदान रहा इसमें। प्राइवेट बैंक्स की भी एंड में अच्छी रिकवरी रही। ICICI बैंक आधा % ऊपर बंद हो रहा है। कोटक और एक्सिस में भी आपने बढ़िया रिकवरी देखी है। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स भी तेजी में थे। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू, तीनों में ही आपने बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखा। इसके अलावा NTPC यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। ब्रिटानिया, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम और रेड्डीज यहाँ पर भी पॉजिटिविटी देखी। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में आपको 1.5% का कट दिखा। सन फार्मा थोड़ा कमजोर था। इंडसइंड, अल्ट्राटेक, डिवीज यहाँ पर भी थोड़ी कमजोरी दिखी। वायदा कारोबार में भी हमने देखा ऑटोज और आईटी ही आगे आपको दिख रहे थे। थोड़ा मेटल स्टॉक्स का भी योगदान रहा। बट एनर्जी, जो सुबह का मूड माहौल था और जो क्लोजिंग के लेवल्स हैं, पूरा 360 डिग्री टर्न लेकर आपको मूड बढ़िया करके बाजार इस समय दिख रहा है। 18,832 पर आप निफ्टी की क्लोजिंग देख रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल आपको आते दिख रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए सर 43,800। अगर 826 के ऊपर बंद हुए तो ये अब तक की बेस्ट क्लोजिंग, बेस्ट क्लोजिंग है। आई थिंक एडजस्टेड थोड़ा नीचे आएगा सर। एडजस्टेड थोड़ा सा नीचे आएगा। 826 के ऊपर आया तो बेस्ट हो जाएगी। लग रहा है थोड़ा सा लगभग उन्हीं के आसपास आनी चाहिए। लेकिन बहुत ही शानदार रिकवरी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी और रिकवरी जो हुई कमाल की हुई है। 43,800 के आसपास बैंक निफ्टी का बंद होना भी किसी भी लिहाज से बुरा नहीं माना जाएगा, अच्छा ही माना जाएगा। आइए, जब तक फाइनल क्लोजिंग आए तब तक आइए बात करते हैं हमारे शाम के प्रोग्रामिंग की। जिग्निशन हमारा ऑटो शो आज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम आज आपको दिखाने वाले लुक्स एंड फीचर्स के मामले में कैसी है वोल्वो की अपकमिंग लग्जरियस इलेक्ट्रिक SUV C40 रिचार्ज। वाओ, साथ ही दिखाए गाड़ी तो अच्छी दिख रही है ना। अच्छा, वैसे जिस तरह शूट वूट करते हो उसमें तो अच्छी दिखती है। हाँ, अपने नीचे गली में खड़ी हुई हो तो फिर उतनी मजा नहीं दिखती है ना। वहाँ पे तो खैर बात तो सही, अच्छी दिखनी भी चाहिए। ओके, हाँ फिर भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, बाहर भी ठीक ही दिख रही है। ओके, तो इसके साथ ही हम दिखाएंगे आपको कि ब्लैक स्टॉर्म एडिशन के साथ पहले मुकाबले में कितनी अपडेट हुई है MG ग्लॉस्टर। एक तो इनके नाम इतने मुश्किल होते हैं ना, ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर के नाम रखे हुए, इतने वर्जन के साथ अपडेट आते हैं। करेक्ट सर, बहुत मुश्किल। अच्छा, गाड़ी खरीदने जाओ आप, एक गाड़ी के अंदर इतने अलग मॉडल में पहले डीजल अलग, पेट्रोल अलग, फिर उसके अंदर 4 वर्जन। करेक्ट। हाँ, ये बेसिक, ये एंट्री लेवल, ये लग्जरी, ये सुपर लग्जरी, इसमें अरे भाई साहब सबके अलग अलग नाम कर देते हैं। बहुत एक में 3 नाम, ये GLE है, ये XL ही है। अरे शोरूम में ही याद नहीं रहता, घर आके आदमी क्या याद रखेगा, कौन सी वाली क्या देखे थे। ये समस्या मेरी तो है। अच्छा, हमारे किस की है जरा कुछ चेक करता हूँ कि ये राष्ट्र की समस्या है या अकेली मेरे साथ होती दिख रही है। तो ये जो आप में से किसी का ऐसा अनुभव है? हाँ जी, बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल सही बोला अनिल जी। पहले वो GLE आती थी, फिर उसका एक हायर मॉडल आता था, फिर एक नया लोअर मॉडल निकाल दिया। हाँ। बिल्कुल अनिल जी, कंफ्यूज करने की तैयारी है। मतलब कि जैसे हमारी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, उस तरीके की अनिल जी इनकी मॉडल्स हैं अनिल जी। ना, हमारी प्राइसेस तो फिर भी स्टैंडर्डाइज है। जी हिमांशु जी। अनिल जी डिट्टो, यही सेम टू सेम कंफ्यूजन। हाँ, अच्छा, सेम टू सेम अनिल जी। एक जरा सा वेरिएंट का अल्फाबेट चेंज होता है और समझ में नहीं आता कि डिफरेंस कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं। हाँ, और भाव भी इतने नजदीक के होते हैं ना, 2-3% के वेरिएशन में ये पता नहीं चलता इस वाले वेरिएशन में क्या क्या था। फिर घर पे आके झगड़ा भी होता है। एग्जैक्टली। नहीं, ये वाला जो है ना, इसमें ऑटोमेटिक वाला ये इसमें था, नहीं इसमें था, फिर वापस फोन करो। अच्छा, कुणाल जी की भी समस्या सुन लेते हैं। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, मुझे तो ये नहीं समझ आता है ये अनिल जी इतने कॉम्प्लेक्स नाम क्यों रखते हैं अनिल जी। XV10 अनिल जी इस तरह के नाम रखने की बजाय अगर 1 2 3 नाम रख दे, एक मॉडल 1 या एक लोअर हायर इस तरह अनिल जी रख दें तो आसानी हो जाएगी अनिल जी। नहीं, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जानबूझकर अनिल जी इस तरह के नाम रखे जाते हैं। फिर 2-4 कार एक्सपर्ट आपस में बात करेंगे तो वो भी नॉर्मल हमारे जैसे लगेंगे ना, फिर कैसे पता चलेगा ये एक्सपर्ट है। करेक्ट है ना। थोड़ा तो स्टैंड आउट करना। 4 डॉक्टर आपस में मिलते हैं तो वो ऐसे थोड़ी बोलते कि मतलब पैरासीटामोल खा लेना, वो तो फिर वो जेनरिक नाम नहीं लेते ना। वो तो वो दवा का नाम कुछ स्पेशली लेते हैं ऐसा, फिर अपने समझ ही नहीं आ रहा से जाएगा। हाँ, तो वैसा वाला मामला। तो वो आप एक्सपर्ट हैं ये दिखाने के लिए नाम थोड़ा मुश्किल रखना जरूरी है। अपने भी स्टॉक के नाम कुछ ऐसे रखने चाहिए जो आसानी से लोगों को सबको समझे। जी सर। अनिल जी ये काम तो अनिल जी सारे टेक्निकल एनालिस्ट को बखूबी आता ही है। अनिल जी आप देखिए ना किस तरह के पैटर्न्स और ये चर्चा हम लोग करते हैं, तो अनिल जी आपका जो आपने कहा तर्क मैं पूरी तरह सहमत हूँ, बिल्कुल यही मामला होगा जरूर। हाँ, टेक्निकल एक्सपर्ट ही अपने अपने चार्ट के पैटर्न का नाम बहुत मुश्किल है। आप लोग भी ऐसे करते हो, इसीलिए आप लोगों के साथ सारा कारों के नाम और ये मॉडल मुश्किल आ रहे हैं। चलो प्रोग्राम कैंसिल, यही रहने दो, जो चल रहा है चलने दीजिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 20 लाख तक के बजट में कौन सी टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार आपको खरीदने को मिल सकते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्टार्टअप कंपनी मैटर के क्या है अपकमिंग प्लान्स, और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात शाम 6:30 बजे जिग्निशन में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। जरूर देखिएगा सिर्फ जी बिजनेस पर। हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ योग के प्रति भी लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कई बार कामकाजी लोगों की शिकायत ये होती है कि उन्हें योग करने का समय मिलता नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक एक दिन पहले आज शाम 6 बजे हम वर्किंग लोगों के लिए कुछ योग की बात करेंगे, कुछ ऐसे आसन बताएंगे जिससे कि ऑफिस में आप आसानी से योग कर सकें उस वक्त की जब आप शो न कर रहे हो, जब आप ऑनएयर ना हो। हाँ, नहीं तो पता चला कि हमारे सारे एक्सपर्ट ऑनएयर ही करने लगे। जिन लोगों को कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठना हो, स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखनी हो, पीठ में दर्द की शिकायत उन्हें रहती है, और ऐसे में उनके लिए योग रामबाण साबित हो सकता है। आज हमारा इस पूरे शो में साथ देंगी ईरा त्रिवेदी जी, जानी मानी योग गुरु हैं, रितु मल्होत्रा जी, वो भी जानी मानी योग गुरु हैं, और होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। योग से दुनिया निरोग, ये है हमारी आज की बेहतरीन पेशकश शाम 6 बजे। आपकी खबर आपका फायदा, देखिएगा जरूर। और कल भी आपके लिए बहुत सारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल ही बताऊंगा। तो थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए ना, कल क्या खास है आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप भी सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आरबीआई सस्ता सोना खरीदने का आपको गोल्डन चांस दे रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की पहली सीरीज शुरू हो चुकी है, 23 जून तक खुली रहेगी, यानी कि 2 दिन और है। आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, बेस्ट विकल्प क्यों है, कितना गोल्ड आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और साथ ही सोने में निवेश के अन्य विकल्प जैसे गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन सब के क्या फायदे। शाम 6:30 बजे देखिएगा गोल्डन चांस। आज हमारे साथ होंगे कीर्तन शाह साहब, CEO क्रेडेंस वेल्थ के, और हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटी, इन दोनों से करेंगे मुलाकात, निवेश का गोल्डन चांस। और अब आइए रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम स्टोरी पूरी अमेरिका और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से भरी हुई है। ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की स्टेट विजिट को अमेरिका कितनी प्राथमिकता दे रहा है, ये वहाँ की स्वागत की तैयारियों से अंदाजा लग सकता है। व्हाइट हाउस में डिनर से लेकर अमेरिका के दिग्गज लोगों के साथ मुलाकात के कार्यक्रम तय हो चुके हैं, और सबसे खास बात यह कि पीएम मोदी दूसरी बार कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे, और ऐसा करने वाले मोदी विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे दिग्गज नेताओं की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इंडिया 360 डिग्री में इसी पर होगी बात। अमेरिका में मोदी मंत्र, आज की हमारी कवर स्टोरी जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। फाइनल क्लोजिंग 18,816, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग होगी, बेस्ट क्लोजिंग से थोड़ा से नीचे 18,816, और सेंसेक्स 159 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 132 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक वही 43,775 के आसपास 765 पर बंद होता हुआ आपके लिए। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे चोपड़ा साहब का और सुदीप शाह साहब का भी, और सुमित जी, हिमांशु जी और जय ठक्कर साहब का विशेष शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू। जय आप बोले थैंक यू जी अनिल जी, अकेले आप ही बोले, बाकी किसी ने बोला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपका रिटर्न थैंक यू का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।